चावल खाने से भी शुगर बढ़ती है, गेहूं की रोटी से भी शुगर बढ़ती है। आप यकीन नहीं मानोगे, शुगर ज्वार बाजरा से भी बढ़ती है। डायबिटीज़ ना कोई खांसी जुकाम की बीमारी नहीं है, ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में नहीं होती, इसको डेवलप होने में सालों लगते हैं। अब जो लोग फ्रूट जूस ये समझ के पी रहे हैं ना कि ये बहुत हेल्दी है, वहाँ दिक्कत है, क्योंकि फ्रूट जूस के अंदर तो आपने फाइबर तो सारा निकाल दिया, सिर्फ आपको शुगर आई ग्लास के अंदर। क्या डायबिटीज वालों की डाइट अलग होती है या फिर नॉर्मल डाइट से भी वो कंट्रोल कर सकते हैं? डायबिटीज डाइट एक बहुत बड़ा स्कैम है। एक हेल्दी इंसान को डायबिटीज शुरू होना कब से होता है? ग्लूटेन खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। अगर पूरे दिन हम खाली पेट रहते तो क्या उससे भी हमारी शुगर कंट्रोल रह सकती है? शुगर की बीमारी कैसे, जो हर एक ऑर्गन और हर एक चीज को धीरे धीरे डैमेज करती है। डायबिटीज में कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इंसान के पैर तक काटने पड़ जाते हैं। छोटा सा कट भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाता है डायबिटीज के पेशेंट में, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो तो। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर है? मैंने इतने सालों में अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। क्या इस तरह के सप्लीमेंट जो डायबिटीज के लिए अक्सर मार्केट में आते हैं वो हेल्प करते हैं? मैक्सिमम सप्लीमेंट्स का तो जो है ना, कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं। क्या सीबैक्थोन से इंसुलिन रेगुलेशन पे इम्प्रूवमेंट आता है? सीबैक्थोन की जो स्टडीज है ना, वो बहुत छोटे ग्रुप्स के ऊपर हुई। हेल्दी डाइट लेने के बाद भी क्या सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपको एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे इतना बीमार कर देती है कि आप मौत के मुंह तक भी पहुंच जाते हैं। जिससे पूछो, आजकल लगभग 3 में से 4 में से हर इंसान को लगभग जो है वो डायबिटीज है। आखिर डायबिटीज इतनी क्यों बढ़ रही है? हमारे देश को दुनिया की डायबिटिक कैपिटल क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसी गलतियां हम लोग क्या करते हैं जिससे डायबिटीज इतनी धड़ल्ले से बढ़ रही है? डायबिटीज कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? डायबिटीज के सबसे हाईएस्ट जो डेंजरस साइड इफेक्ट है वो क्या हो सकते हैं? डायबिटीज से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको लग सकती है? और डायबिटीज आखिर हम क्या खाए जिससे डायबिटीज ना हो, और क्या चीज़ छोड़े जिससे कि हमको डायबिटीज जैसा हो रही है? फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल डिजीज इतनी सारी आजकल हमारे सोसाइटी में बढ़ रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आकाश बंसल जी, जो कि एक फिटनेस कोच है, एक हेल्थ वेलनेस कोच है, और आपकी जो जीवन शैली है उसी में बदलाव करके ये जो डायबिटीज जैसी बीमारी है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे इनसे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर आकाश जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू अंकुर। थैंक यू सो मच आने के लिए। और आज थोड़ा लेट हो गया शुरू करते करते, बट एनीवे सर, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, और डायबिटीज़ ये है कि अभी मैं देखता हूँ तो लगभग हर तीसरे चौथे इंसान को जो भी कहे मुझे, मैं प्री डायबिटिक हूँ या मुझे डायबिटीज़ होने वाली है, या मेरी डायबिटीज़ एकदम उसमें है, क्या बोलते हैं, बॉर्डर पे है, बॉर्डर लाइन पे है, ऐसा लोग अक्सर बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो ये कि डायबिटीज़ जो है, एक हेल्दी इंसान है मान लीजिए, एक हेल्दी इंसान को डायबिटीज शुरू होना कब से होता है? देखो, सबसे पहले तो जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, कि अब आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं यार मैं पिछले महीने पार्टी कर रहा था बहुत ज्यादा, शादियों का सीजन था, मैंने मीठा खा लिया, इसलिए मेरी शुगर ज्यादा आ रही है। डायबिटीज ना कोई खांसी जुकाम की बीमारी नहीं है, ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में नहीं हो रही, इसको डेवलप होने में सालों लगते हैं। डायबिटीज से पहले आपको प्री डायबिटीज हो रहा है, उससे पहले एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो भी खराब लाइफस्टाइल की वजह से सालों लगते हैं होने में। तो डायबिटीज का जो लाइफ साइकिल है ना बीमारी का, वो बहुत लंबा है। ठीक है, आपको आज इंसुलिन रेजिस्टेंस होना स्टार्ट होगा, फिर आपको वो प्री डायबिटीज में बदलेगा, फिर जाके वो डायबिटीज होगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? वो हो रहा है जो हमारा रूट कॉज प्रॉब्लम है, जो हमारा जो जड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से। खाना खराब खा रहे हैं, ठीक है, सोने का कोई टाइम नहीं है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, 9 से 6 की नौकरी, पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ के चल रही है, उसके बाद घर गए, खाना खाया, सो गए, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, बाहर निकलना नहीं हो रहा है, ठीक है, पानी पूरा नहीं पी रहे हैं, आधे 1-1 लीटर दिन में पानी पी रहे हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेटेड है। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 चीजें खराब होती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, क्योंकि बॉडी का फैट इंटेक बढ़ता चला जाता है, और वो फाइनली जाके प्री डायबिटीज और डायबिटीज करता है। तो ये सब कुछ होने में सालों लगते हैं, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 6 दिन की पार्टी से नहीं होता। ओके। वैसे कितना होना चाहिए अगर डायबिटीज को अगर हम मेजर करते हैं तो एक इंसान को जो नॉर्मल होता है उसकी शुगर या जो डायबिटीज ग्लूकोज मीटर जो होता है वो कितना होता है?
सो दो वैल्यूज होती हैं जो हम लोग टेस्ट में देखते हैं। एक बोलते हैं हम लोग HbA1c, वो आपको बताता है पिछले 3 महीने की शुगर आपकी कितनी रही है। HbA1c, ओके, ठीक है, वो हमें बताता है पिछले 3 महीने में मेरी एवरेज शुगर कितनी रही है। अच्छा, ठीक है, कितना होना चाहिए? वो होता है नॉर्मल इंसान में 5.7 से नीचे। 5.7 से नीचे अगर आ रहा है तो आपकी शुगर नॉर्मल है। ठीक है। 5.7 से 6.4 अगर आता है तो आप प्री डायबिटीज रेंज में हो, और अगर 6.4 से आ रहा है तो आपका डायबिटीज है। और वहीं हमारी फिर दो वैल्यू आती है, एक होती है फास्टिंग और दूसरी बोलते हैं पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल हो गया मतलब खाने के 2 घंटे बाद की। अच्छा, वो कितनी होनी ठीक है, फास्टिंग होती है आपके नॉर्मल केस के अंदर 100 से नीचे। 100 से अगर 120 130 तक आ रही है तो वो आपकी प्री डायबिटीज है। अगर उससे ऊपर अगर जा रही है तो आपका डायबिटीज है। और पोस्ट प्रेंडियल जो खाने के 2 घंटे की बात की है, 140 तक आपकी नॉर्मल है खाने के 2 घंटे बाद की। 140 से अगर 200 आती है तो वो आपका आ जाता है प्री डायबिटीज। और 200 अगर पार कर रहे हैं तो मतलब डायबिटीज है, कि खाने के 2 घंटे के बाद भी आपकी शुगर ऊपर बढ़ी हुई है, मतलब बॉडी आपका अच्छे से शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर रही। अभी आपने बोला ग्लूकोज। हाँ, हम शुगर खाते हैं, अक्सर बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा जब हम खाते हैं तो मीठे में शुगर होता है, शुगर में ग्लूकोज वगैरह भी होता है। हाँ, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करता है। हाँ, ऊर्जा का काम करता है। हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो जब शुगर से एनर्जी निकलती है और तो फिर वो इतनी कैसे खतरनाक हो सकती है कि उससे डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाए? देखो, पहली बात तो ये समझो, जो हम लोग कहते हैं ना खाने में मीठा हमने बंद कर दिया, हम लोग अब एक लेमन टर्म में हम लोग शुगर यूज करते हैं, क्या शुगर की बीमारी है। अब हम क्या सोचते हैं कि यार ये चाय में जो हमने चीनी डाली वो शुगर हो गई, मिठाई में चाशनी शुगर हो गई। बट शुगर का जो टेक्निकल टर्म है वो ग्लूकोज है, या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम उसको हमारे टर्म में। अब वो सब चीजों में है, वो आपकी रोटी में भी है, वो ज्वार में भी है, चाहे वो आप गेहूं की रोटी लो, ज्वार लो, बाजरा लो, चाहे वो चावल लो, चाहे वो आप फल फ्रूट खाओ, आप इडली सांभर डोसा पोहा उपमा सूजी सबके अंदर है। ठीक है, ग्लूकोज सबके अंदर होता है। अब हमारे शरीर के अंदर एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मान के चलो जैसे गाड़ी है जिसमें एक इंजन है जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकता है। राइट। जो आदमी नॉर्मल है, जिसको शुगर की बीमारी नहीं है, उसका इंजन बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, उसका इंजन ग्लूकोज जितना खाओगे सारा एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। इंजन में कचरा आएगा, गाड़ी चलने में दिक्कत करेगी। सिमिलरली वो इंजन हमारे शरीर में क्या है, फैट आ गया। इंजन में जो कचरा है वो फैट का इंटेक बढ़ गया। जब फैट का इंटेक बढ़ गया तो एक आसान भाषा में कि ये मेरा ऑर्गन था या ये मेरा मसल था जहाँ पे जाके ग्लूकोज लगता और वो मेरे को एनर्जी देता। बीच में फैट की लेयर आ गई। फैट की लेयर आ गई तो उसने क्या किया, ग्लूकोज के लिए बैरियर बना दिया। तो जो इंसुलिन शरीर में निकली, जो इस ग्लूकोज को इस मसल के अंदर लेके जाती, वो इस फैट को क्रॉस नहीं कर पा रही एक तरीके से। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। जब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो ग्लूकोज शरीर में जा ही नहीं पा रहा, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से देगा। और जब वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो ग्लूकोज घूम रहा है मेरे ब्लड के अंदर, मेरे खून के अंदर। तो हम क्या कहते हैं, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है। आपने जो टर्म सुना होगा शुगर हाई का मतलब क्या है, मतलब मेरा ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है। तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि फैट की वजह से मैक्सिमम केसेस में मेरा वो इंसुलिन मसल तक पहुंचा ही नहीं पा रहा या किसी ऑर्गन तक पहुंचा नहीं पा रहा शुगर को। तो शुगर यूज नहीं हो रही, शुगर यूज नहीं हो रही तो वो ब्लड में बढ़ती चली आ रही है, ब्लड में बढ़ रही है तो मुझे शुगर की बीमारी बढ़ रही है। तो धीरे 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 करके ये चीज प्रॉब्लम बढ़ती है। करता ग्लूकोज ही है एनर्जी प्रोवाइड, मगर बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई उसकी वजह से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। अक्सर यही है कि मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा। क्या चावल खाने से भी शुगर बढ़ती है? चावल खाने से भी शुगर बढ़ती है, गेहूं की रोटी से भी शुगर बढ़ती है। आप यकीन नहीं मानोगे, शुगर ज्वार बाजरा से भी बढ़ती है। हैं? हाँ, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आप क्वांटिटी कितनी खा रहे हो। आप 3 रोटी खाते थे दिन में गेहूं की रोटी की, और आपने सोचा कि नहीं यार, किसी ने बोला है कि विद्वान बोल के चला गया यार ज्वार बाजरा खाओ, इससे तो कम हो जाएगी शुगर। और आपने जो है स्विच कर लिया, आप अभी भी 3 रोटी खा रहे हो। आपकी बॉडी में कार्ब्स तो फिर भी जा रहा है ना, और आपकी बॉडी में कल्प्रिट क्या है, कार्ब्स ही तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ग्लूकोज जो गया वही तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो क्वांटिटी मैटर करती है। बीमारी किसी एक फूड से नहीं होती। शुगर की बीमारी कोई एक पर्टिकुलर फूड से नहीं हो रही, ना वो चावल से हो रही है, ना वो गेहूं से हो रही है, ना वो ज्वार बाजरा से हो रही है, ना वो फल फ्रूट से हो रही है। अच्छा, आप पूरे दिन में कितना खाते हो खाना, उस खाने की क्वांटिटी कितनी है, वो मील बैलेंस्ड कितनी है, उसकी वजह से आपकी शुगर ऊपर नीचे होती है। तो ऐसा नहीं है कि चावल से कोई फर्क पड़ता है, चावल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चावल की क्वांटिटी कितनी जा रही है और किस कॉम्बिनेशन में जा रही है, उसके साथ कोई प्रोटीन या फाइबर लेते हो या नहीं लेते, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हमने मीठा खाना बंद कर दिया,
स्वीट खाना हमने बंद कर दिया है किसी भी फॉर्म में, हाँ, तो क्या उससे शुगर कंट्रोल हो सकती है? थोड़ा बहुत देखो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका पहले का लाइफस्टाइल कैसा था। अब जैसे कोई इंसान होता है कि जिसको होता है यार मेरे को खाने के बाद मीठा खाना ही खाना है, ठीक है, अब मेरे को तो चाहिए होता है। अब वो अगर इंसान बंद करेगा तो थोड़ा बहुत शुगर में फर्क पड़ेगा उसकी, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कार्ब्स का जो इंटेक था वो बंद कर दिया उसने। बट अब आप मेरे से बोलो अंकुर जी कि भाई मैं तो यार आकाश हफ्ते में एक दिन खाता हूँ सिर्फ मीठा, और मैं मीठा बंद कर दूं मेरी शुगर में कंट्रोल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप तो वैसे भी कम ही खा रहे थे। आपको बाकी चीजों पे देखना है कि क्यों बढ़ रही है शुगर, फिर आपका उस पर्टिकुलर एक दिन के मीठे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है कि यार सिर्फ ये चाशनी और ये मीठा बंद कर दो तो इससे फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क पड़ेगा, बट अगर आपने बाकी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अक्सर ये कहते हैं ना कि मतलब जिसको डायबिटीज होती है ये रसगुल्ला चाय वगैरह नहीं पीता, हो फीकी पीता है, बट जब फ्रूट की बात आती है कहते हैं इसमें तो फ्रुक्टोज होता है, ठीक है ना, उसमें नेचुरल, हाँ उसमें नेचुरल शुगर होता है, वो आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिनको डायबिटीज है। तो क्या जो लोग अगर मान लीजिए फल फ्रूट खाते हैं डायबिटीज वाले, उनको उससे नुकसान होगा या फिर वो खा सकते हैं? खा सकते हैं, फल फ्रूट में दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे कहते हैं आम का सीजन है, आम नहीं खाना चाहिए, बहुत मीठा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जैसे मैंने बोला क्वांटिटी मैटर करती है। अब आप बोलो कि यार मैं तो 4 आम खा जाता हूँ तो डेफिनेटली दिक्कत देगा, क्योंकि आपका लोड बढ़ गया ना खाने का, ठीक है ना। बट अगर आप कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खा रहे हो तो हर फ्रूट जो है, हर फ्रूट हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उस फ्रूट के साथ साथ फाइबर भी आता है। फाइबर आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। दिक्कत आती है फ्रूट जूस से। अब जो लोग फ्रूट जूस ये समझ के पी रहे हैं ना कि ये बहुत हेल्दी है, वहां दिक्कत है, क्योंकि फ्रूट जूस के अंदर तो आपने फाइबर तो सारा निकाल दिया, सिर्फ आपको शुगर आई ग्लास के अंदर, ठीक है, वो आपकी कैलोरीज बढ़ा रहा है, वो आपकी शुगर बढ़ा रहा है, वो दिक्कत वाला काम है, ठीक है। आपको खाना है होल फ्रूट खाओ, होल फ्रूट में कोई नुकसान नहीं है, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खाओगे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि फायदा ही करेगा, क्योंकि साथ में फाइबर आ रहा है और विटामिन मिनरल्स आ रहे हैं आपको। ओके, अक्सर लोग कहते हैं ना कि एक डायबिटीज़ वालों की क्या होती है, डाइट अलग होती है, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सोशल मीडिया पे कुछ लोग होते हैं जो डायबिटीज़ के रिगार्डिंग डाइट को भी जो है शेयर करते हैं। हाँ। तो क्या डायबिटीज़ वालों की डाइट अलग होती है या फिर नॉर्मल डाइट से भी वो कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, देखो इस पे ना मैंने थोड़े दिन पहले बात करी थी एक बार अपने सोशल मीडिया पे भी, और उस पर बड़ा बवाल भी उठा था कि बहुत लोग ऑफेंड हो गए थे। मैंने बोला था डायबिटीज डाइट एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब लोग ना महंगी महंगी चीजें बेचते हैं, आप ये आटा खाओ तो इससे डायबिटीज कंट्रोल होगा, वो आटा खाओ इससे डायबिटीज कंट्रोल होगा, डायबिटीज में आपको दूध नहीं लेना, डायबिटीज के अंदर आपको जो है ना ये नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मल घर का दाल रोटी चावल सब्जी, दूध दही पनीर, वेज नॉन वेज जो भी खाते हो सब कुछ खा सकते हो। मैटर करता है आपकी क्वांटिटी कितनी जा रही है। हम लोग ना बचपन में एक साइंस की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था न्यूट्रिशन का, जिसमें हमें एक बैलेंस डाइट पढ़ाई जाती थी 4th-5वीं क्लास के अंदर। हमें वो ही बेसिक अगर मेंटेन करके चलोगे ना, डायबिटीज आपकी कंट्रोल होगी कि डाइट बैलेंस होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी जा रहा है, उसके अंदर कार्ब्स भी जा रहा है, उसके अंदर फाइबर भी जा रहा है, उसमें पानी भी जा रहा है, हेल्दी फैट्स जा रहे हैं। वो चीज़ अगर करके चलोगे डायबिटीज़ की बीमारी कंट्रोल में रहेगी। मेरे आज के टाइम में हर पेशेंट जो है ना चावल आटा दूध दही दाल यही सब कुछ खा रहा है। क्वांटिटी मैटर करती है, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, आप किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन फाइबर हर मील में है या नहीं है। आप रोटी खा रहे हो, बट रोटी अगर पनीर के साथ खा रहे हो, साथ में आप सैलेड ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और वो रोटी गेहूं की भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब लोगों को क्या है ना, फैंसी बनाना होता है। गेहूं की जब बात आती है तो एक ये ग्लूटेन शब्द बड़ा पॉपुलर होता है, ग्लूटेन फ्री आटा, आटे भी ऐसे आते हैं। ये ग्लूटेन से आपको डायबिटीज होगा, ग्लूटेन से आपको कोलेस्ट्रॉल होगा? ग्लूटेन से डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब जैसे आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस करके एक होता है, जिसको आदमी को डेयरी नहीं पचती, दूध नहीं पचता। ऐसे ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होता है कि किसी किसी को ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है। उसके केस में तो उसको स्विच करना जरूरी है कि भाई वो आदमी गेहूं के आटा नहीं खा सकता, क्योंकि ग्लूटेन उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही, तो वो ज्वार बाजरा है कोई ना कोई और मिलेट्स खाने पड़ेंगे उसको। बट जिसको पच रहा है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब वो ये कहे मैं खाता 5 रोटी हूँ एक बार में, ठीक है, और मेरा शुगर कंट्रोल में रहे, तो नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना, आप उतना पचा नहीं पा रहे हो, उतना आपका आउटपुट नहीं है, आप उतनी एक्टिविटी नहीं करते हो जितना आप खाना खा रहे हो। तो शरीर में जो एक्स्ट्रा खाना जा रहा है वो तो फैट में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा वो शुगर बिगाड़ेगा आपकी। तो मैटर ये नहीं करता। हाँ, जिसको ग्लूटेन का इशू है वो नहीं खा सकता ऑब्वियसली, जैसे जिसको लैक्टोज का इशू है वो दूध और डेयरी नहीं ले सकता। तो बस वही सवाल। ये ग्लूटेन है क्या बीमारी? मतलब ये ग्लूटेन को बहुत
एक मैंने पता सर एक जगह मैंने सुना था कि पहले की जो माएँ होती थी ना, जो आटा जो है उनको अच्छे से गूंद के रख देती थी और थोड़ी देर बाद उसको रखती थी ढक के, फिर 10 या 15 मिनट बाद जो है उसका रोटी बनाती थी, उसमें से जो ग्लूटेन है वो हट जाता था। कि जब आप आटे को मथते हैं और उसमें से जो चिपचिपापन आता है वो ग्लूटेन होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा मैंने एक रील में मैंने सुना था। नहीं देखो, उससे ना फर्क कोई नहीं पड़ता। ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो व्हीट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा जो जो आपका जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो वहाँ पे आपका ग्लूटेन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब किसी किसी इंसान के अंदर वहाँ पे ग्लूटेन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, वो ऐसे का ऐसा पास ऑन हो जाता है। जब वो ऐसे का ऐसा पास ऑन होता है तो इनडाइजेशन इश्यूज होते हैं, ब्लोटिंग होती है, हेवीनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, ठीक है। बहुत लोगों को इरिटेबल बावल सिंड्रोम भी होता है, आईबीएस करके एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है पेट में मरोड़े पड़ रही हैं, ठीक है। वो उन लोगों को होता है जिनको नहीं पच रहा है, ठीक है। अगर आपको पचता है तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूटेन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको खा के बीमारी हो रही है, अच्छा, ठीक है। उसको कल्प्रिट बनाया गया है, उसको ये रील्स के थ्रू मार्केट इस तरीके से किया गया है कि यार सफेद चावल खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ग्लूटेन खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत लोग तो आप कभी कभी सुनोगे कहते हैं डेयरी खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। अब एक बात बताओ, आप वेजिटेरियन हो, आप डेयरी नहीं खाओगे, आप प्रोटीन कहाँ से लोगे? आपके पास प्रोटीन का ऑप्शन भी तो नहीं बचा ना। ये कुछ नहीं है, बेमतलब का फियर मॉन्गरिंग वीडियोस हैं व्यूज पाने के लिए इंस्टाग्राम पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसको नहीं पचता वो नहीं खा सकता, जिसको पच रहा है वो आराम से कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास आप बहुत सारे ऐसे जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको आप मतलब कंसल्ट करते होंगे, किस टाइप के लोग आते हैं, क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं मैक्सिमम आपके पास? अब मेरे पास मैक्सिमम लोग आते हैं ये प्रॉब्लम लेके कि एक तो पूरा दिन थकान रहती है, जो है ना, शरीर ऐसा लगता है टूटा टूटा सा हो रहा है, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है कि अभी भी ऐसा लगता है कि पेट नहीं भर रहा हमारा, ठीक है। या फिर अभी मेरे पास एक केस आए हैं, उनका पिछले 6 महीने में 10 किलो वजन कम हुआ है, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनकी शुगर इतनी अनकंट्रोल्ड है कि उनके शरीर ने जो है अंदर उनकी बॉडी ने फैट और मसल को ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया। अब उसकी वजह से सब कुछ खा पी कर भी 10 किलो वजन कम हो गया, हाथ पैर बिल्कुल पतले हो गए, मसल लॉस हो रहा है उनको, ठीक है, जिसको बोलते हैं हमारे टेक्निकल टर्म में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, कि सब कुछ करने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी फिर भी वजन कम हो रहा है, ठीक है, वो अनहेल्दी वेट लॉस हो रहा है उनका। उसके बाद ये होता है रात को सोने के बाद जो है ना बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ रहा है, टॉयलेट की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, प्यास बहुत लग रही है पूरा पूरा दिन, काम में दिमाग नहीं लग रहा, थकान रहती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दिन में रैंडम टाइम पे ऐसा लगता है नींद आने लग गई खाना खाते ही। तो ये सारी चीजें जो है ना लगती है, ये तो मतलब बहुत छोटे लेवल पे है। फिर बहुत लोग आते हैं जिनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, मोतियाबिंद का जिसको दिक्कत बोलते हैं, ग्लोकोमा हो रहा है जिनको, जो है ना ग्लूकोमा हो रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। किडनी का इशू होता है डायबिटीज की वजह से, कि अगर वो है तो बहुत, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो ऑलरेडी जो है क्रोनिक किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई रहता है, ठीक है। फैटी लिवर की दिक्कत होती है लोगों को डायबिटीज के केस में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी अटैक आ चुका है, ठीक है, और जिनकी जो है एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बट अब वो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं कि आगे और कॉम्प्लिकेशन ना हो। और उनका जो मेन प्रॉब्लम समझ में आया वो ये था कि डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही थी इतने सालों से, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियों का मेन रूट कॉज प्रॉब्लम होता है डायबिटीज। तो कई बार होता है कि आपको पता भी नहीं है कि आपको डायबिटीज है, आपने ब्लड टेस्ट कराया और उसमें समझ में आया कि यार आपको तो डायबिटीज थी, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको आप रिकमेंड करेंगे कि डायबिटीज अगर आपको है तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए आपको? देखो, सबसे पहले तो होता है ये, ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन चीज़ होती है, जो रिफाइंड शुगर हम लोग जो बोलते हैं, चाय में चीनी हो गई या चाशनी, और उसको मना करने का भी रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि वो 1 चम्मच चीनी आपकी शुगर बढ़ा देगी, बट जैसे मैंने बोला, मैं कंट्रोल्ड क्वांटिटी में खाना खाना है, उस कंट्रोल्ड क्वांटिटी में जब खाना खाना है तो मैं वो चीज़ें खाऊँ ना जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है, ठीक है, जिससे कम से कम फायदा तो होगा शरीर को जब जाएगा। अब मैं अपना खाना या अपनी कैलोरीज या उस कंट्रोल क्वांटिटी में मैं गुलाब जामुन ऐड कर लूँ, ना मुझे उससे कुछ फायदा हो रहा है, ना मेरे शरीर को कुछ उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी शुगर और कार्ब्स की कैलोरी बढ़ा दी उसने, मेरी क्वांटिटी तो खराब कर दी ना। उसकी जगह मैं दाल चावल खाता तो वो ज्यादा कम से कम शरीर को लगता, अच्छे से पचता, शरीर में जान भी आती। तो एक तो रिफाइंड शुगर बंद करनी है। फिर दूसरा होता है रिफाइंड कार्ब्स, जैसे मैदा हो गया आपका, उसका इनटेक लिमिटेड से लिमिटेड, बंद कर सकते हो तो करो, वरना लिमिटेड तो रखो ही रखो उसका, जो है ना कि कभी वंस इन अ वाइल खा लिया तो खा लिया, वरना उसको अवॉइड करो। तीसरा होता है हमारा
ट्रांस फैट। अब जैसे आपका केक्स, पेस्ट्रीज, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर जो ट्रांस फैट आता है, क्योंकि वो एक फैट होता है जो बॉडी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, फैट इनटेक। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है 1 चम्मच नारियल का तेल अपना यूज़ कर रहे हो खाने में, या आप अपना जो है ना मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो या घी यूज़ कर रहे हो तो उससे आपका फैट बढ़ रहा है। टाइप ऑफ फैट भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे ट्रांस फैट है जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए हम लोगों को, कि फूड लेबल के पीछे लिखा हुआ है, या फिर जितने भी आपकी इस बेकरी शॉप पे जो आइटम मिलते हैं सब में ट्रांस फैट हाई होता है, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी जरूरी है। ओके। अगर मान लीजिए हम कुछ खाए ना, खाने से हमारी शुगर बढ़ती है, हम कुछ भी खाइए, क्या अगर पूरे दिन हम खाली पेट रहते हैं तो क्या उससे भी हमारी शुगर कंट्रोल रह सकती है? उससे जो है ना वो बहुत, एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, कब तक खाली पेट बैठोगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, उससे शुगर एकदम से ड्रॉप कर सकती है। अब जैसे आपको शुगर है अगर, और आपकी अगर दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपकी दवाइयों का काम क्या, आपकी शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। आपने खाना खाया नहीं तो नेचुरली तो मेरी शुगर बढ़ी ही नहीं शरीर के अंदर, दवाइयाँ मेरी चल रही थी, जो ऑलरेडी जिस लेवल पे मेरी शुगर थी दवाइयों ने उसको और नीचे खींच दिया, तो आपको लो शुगर हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, लोग कोमा में पहुंच जाते हैं लो शुगर की वजह से। लो शुगर और भी ज़्यादा नुकसानदेह होती है हाई शुगर से, तो लो शुगर और ज़्यादा नुकसान देती है। तो कभी भी किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट को रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है ना ये इतनी बड़ी लॉन्ग फास्टिंग आवर्स करो। अच्छा। हाँ, ये अनहेल्दी होता है बेसिकली उनके लिए। हाँ, हमेशा कंट्रोल तरीके से चलोगे तो शुगर कंट्रोल में आएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ शुगर को ना डरा दिया है लोगों ने बोल बोल के कि पता नहीं कितनी बड़ा हुआ हो गया, बीमारी हो गई, ठीक है ना। आप अगर तरीके से देखो तो शुगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे शुगर कंट्रोल में आएगी, ठीक है। सुबह शाम यही काम करता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल चेंजेस पे शुगर आराम से कंट्रोल में आती है। डर के रहोगे तो डर से भी शुगर बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, उससे भी शुगर शूट अप होती है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए आराम से रहोगे, खाते पीते रहोगे, शुगर सही रहेगी। हाँ। मतलब कुछ भी करे 3-4 चीज़ों में से शुगर होना ही होना है। हाँ, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं बोलता हूँ मेरे भाषा में, जैसे आपने भी शुरुआत में बोला कि हर बीमारी का रीजन शुगर हो सकती है। ये एक दीमक है, जैसे दीमक पता नहीं चलती ना सालों तक, जब तक चौखटें नहीं हिल जाती, ऐसे जब तक शरीर पूरी तरह हिल नहीं जाता ना। बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनकी शुगर इतनी अनकंट्रोल्ड है कि पता चलता है इनको तो 5-6 साल से होगी, बट कभी टेस्ट ही नहीं कराए, ब्लड टेस्ट कराए नहीं, तो पता ही नहीं चला और कोई सिम्टम आया नहीं शरीर के अंदर। होते हैं बहुत से लोग जो जिनकी शुगर चल रही है 300, 350 सुबह की फास्टिंग, बट कभी सिम्टम्स नहीं आते, तो पता नहीं चला शुगर। और पता नहीं चला वो तो जिस दिन एक बड़ी बीमारी हुई, डॉक्टर ने टेस्ट करवा दिया तो सामने आया कि यार इनको तो बहुत ज़्यादा शुगर है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना किस तरीके से उसको मैनेज करते हो। शुगर का या डायबिटीज़ का हमारी आंखों पे या किडनी पे कितना बुरा असर पड़ता है और क्यों पड़ता है? बहुत बुरा फर्क पड़ता है उसका, क्योंकि देखो अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ये समझ लो आपके ब्लड के अंदर शुगर इतनी हाई है, और जब वो ब्लड सब जगह घूम रहा है, आपका शरीर में सब जगह ब्लड जा रहा है, अब आपके आंखों के पास भी जा रहा है, वहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो जा रहा है, वो जो ब्लड पहुंच रहा है वो सारा हाई इन शुगर है, वो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। जब वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है तो अंदर हमारा ब्लड की लीकेज भी होनी स्टार्ट होती है, मल्टीपल चीजें डैमेज होनी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जो है ना ये आपका मोतियाबिंद का इशू आता है। सेम गोज विद द किडनी एज वेल। किडनी के अंदर भी जो ब्लड जा रहा है वो जा रहा सारा हमारा हाई इन शुगर है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्रेक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली प्रोसेस को ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। वो करता है, ब्लड वेसल्स हमारी ब्रेक होती है, जिसके अंदर से एक तो शुगर लीकेज होनी स्टार्ट होती है किडनी के अंदर हमारी, ठीक है, कि हमारे ब्लड यूरिन के थ्रू भी हमारी ग्लूकोज रिलीज हो रही है, ठीक है। वो हमारी लीकेज को खराब करता है किडनी की, और वो फाइनली किडनी डैमेज में भी रिजल्ट करता है। तो और यही चीज आपके हार्ट को भी प्रेशर पे डालती है, ठीक है। ये चीज आपके लिवर को भी प्रेशर पे डालती है, ये चीज आपके पैंक्रियाज और बाकी ऑर्गन्स को भी प्रेशर में डालती है। यही सेम इसी तरीके का प्रोसेस है, क्योंकि वही तो सारा ब्लड जा रहा है ना सब जगह। अब जैसे शुगर के पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाए, वो इन्फेक्शन अगर आप में और में 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में कोई ऐसा इन्फेक्शन, वो शुगर के पेशेंट में 8-8, 10-10 दिन लग जाते हैं। एक छोटा सा अगर कट लग जाए तो वो कट हील होने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो शुगर की बीमारी कैसी है, जो हर एक ऑर्गन और हर एक चीज को धीरे धीरे डैमेज करती है इंटरनली। जब लोग इंसुलिन लेने शुरू कर देते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन आती है कि जब बाहर से इंसुलिन लेना इंसान शुरू कर देता है? इंसुलिन देखो 2 कंडीशन में दिया जाता है,
ठीक है, मैं अभी टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज में तो हर किसी को लेने की जरूरत होती है, वो भी अभी हम आई थिंक डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। जी। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन 2 कंडीशन में दिया जाता है, क्योंकि एक होती है ओरल मेडिकेशन, आप खा रहे हो, कई बार होता है ओरल मेडिकेशन उस हिसाब से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, असर नहीं कर रही, और डॉक्टर को लगता है कि यार शुगर अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है बाहर से जो है ना दवाई लेने के बाद भी, ठीक है, तो उस केस में इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। या फिर कंट्रोल बहुत अनकंट्रोल चल रही है शुगर, ठीक है, कि शुगर लेवल्स बहुत नंबर्स बहुत हाई आ जा रहे हैं और डॉक्टर को चाहिए कि यार इमीडिएटली हमारा जो है ना रिस्पांस आए और शुगर को एकदम से हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो इंसुलिन सबसे इजी रिस्पांस है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, तो अगर आप बाहर से इंसुलिन देते हो तो वो सेम लेवल पे एक्ट करती है, सेम तरीके से एक्ट करती है, ठीक है, तो वो एकदम से शुगर को कंट्रोल में लेके आने की जो है ना कोशिश है कि कैसे कंट्रोल में आएगा। तो दोनों कंडीशन में होता है, बट ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन चालू किया है तो मतलब अब कभी बंद नहीं होगा, या मेरी शुगर तो पता नहीं कितनी खराब चल रही है, या अब जो है ना मैं तो पता नहीं कौन सी गलत स्टेज पे चला गया हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जी। इंसुलिन अगर चालू हो रहा है तो वो बंद भी हो जाएगा जब चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। मेरे बहुत से पेशेंट में इंसुलिन बंद हुआ है, दवाइयाँ भी बंद हुई है। अगर नेचुरली जब कंट्रोल में आनी चालू हो गई हैं चीजें, तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा ना कि उसका पेशेंट खाता रहे दवाइयाँ, कोई मतलब भी नहीं बनता देने का। तो जब रूट कॉज प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो दवाई क्यों चालू होगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन से डरना है, कई बार जरूरी होती है वो कंट्रोल करने के लिए। हाँ। ओके, मैंने ना सर एक वो मूवी आई थिंक आपने भी देखी होगी, जो धुरंधर मूवी आई थी, सेकंड पार्ट जो उसका है, उसमें और रणबीर कपूर क्या करते हैं, एक मौलाना होता है पाकिस्तान में, तो मौलाना को ऐसे ही कुछ देते हैं, जब उसकी तबीयत ख़राब होती है उसको हॉस्पिटल में वो करते हैं, तो कहते हैं कि आप अंदर रहिए अभी, आप क्या बोलते हो, ग्राउंड रहिए अभी, बाहर मत निकलिए, माहौल ख़राब है समथिंग। तो उसको ये शुगर की बीमारी होती है, तो वो क्या करता है, उससे शुगर का जो इंसुलिन का जो मीटर होता है उसको बहुत हाई कर देता है, कि वो उसको मारना चाहता है ना, ऐसे बहुत हाई करता है, फिर उसको लगा देता है। इतना हाई शुगर जान कैसे लेता है? वो हाई शुगर नहीं था, वो उसने क्या किया, उसको शुगर थी। अब जैसे आदमी को फॉर एग्जांपल 10 यूनिट की जरूरत है इंसुलिन को कि उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। अब मैंने उसको दे दी 30 यूनिट, 20 यूनिट, डबल की डोज दे दी। तो अभी जैसे मैंने बताया था हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर क्या है और भी ज्यादा नुकसानदेह होती है। आदमी का शुगर एकदम से ड्रॉप करता है, उसका सिस्टम बंद हो जाता है। आदमी को शुगर नहीं पहुंच रही मतलब एनर्जी नहीं पहुंच रही, मतलब इंजन को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है चलने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसका जैसे ही इंसुलिन बढ़ाया उसकी शुगर धड़ल्ले से नीचे गिरी, ऊपर नहीं बढ़ी, नीचे गिरी, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। जैसे ही उसका शुगर एकदम से नीचे गिरा, या तो वो उस टाइम पे कुछ खा लेता मीठा तो शुगर कंट्रोल में आ जाती, बट उसने कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एकदम से नीचे जैसे गिरी शुगर, सिस्टम बंद हो गया, आदमी धीरे धीरे बेहोश, कोमा और अल्टीमेटली डेथ। तो वो लो शुगर की वजह से हुआ, वो हाई शुगर नहीं था, वो लो शुगर, हाई इंसुलिन की वजह से शुगर एकदम से ड्रॉप मारा। ओके, जो कि हम लोग अभी बातें कर रहे थे कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है लो शुगर। तो लो शुगर को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, हाँ। तो मतलब कोमा में आदमी कैसे चला जाता है? कोमा में जाता है, फिर मौत भी जाती है, और फिर उसमें जो इंसान की जब मौत हुई थी ना, तो उसमें मौलाना की, तो उसमें फिर बोला गया था कि ये हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं। हाँ, तो क्योंकि आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिलना बंद हो गया ना, आपके ऑर्गन्स, आपका सारा शरीर एनर्जी पे काम कर रहा है। जब उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, आपका जब हार्ट पंप कर रहा है, वो कैसे पंप कर रहा है, जब वो दिल धड़क रहा है तो वो कुछ एनर्जी यूज कर रहा है। वो एनर्जी यूज कर रहा है तो कहाँ से आ रही है, वो ग्लूकोज से आ रही है, ठीक है। आपका ब्रेन काम कर रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना, है ना। अब एकदम से मेरी शुगर ड्रॉप कर जाए, मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, मेरा शरीर एकदम से ऐसा हो जाएगा कि मैं गिर रहा हूँ, हाथ पैर छूट रहे हैं एकदम से, जैसे कहते नहीं क्या रह सकता, हाथ पैर छूट रहे हैं और मैं तो गिर रहा हूँ, चक्कर से आ रहे हैं। बहुत से केसेस में वो इसलिए होता है कि शुगर एकदम से ड्रॉप मार रही है। नाइस नाइस। अक्सर मैंने सुना है और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आती है, और कि ह्यूमर है, मिथ है, क्या है मुझे नहीं पता, कि डायबिटीज़ में कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इंसान के पैर तक काटने पड़ जाते हैं। हाँ, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं डायबिटिक फुट बोलते हैं उसको, गैंग्रीन की सिचुएशन हो जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। हाँ। मतलब डायबिटीज़ से चलो हम मानते हैं कि उससे हमारी ग्लूकोज या फिर हमारे ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, लेकिन पैर तक काटना पड़ जाता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, आंखों पे फर्क पड़ता है, किडनी पे, जैसे आंखों पे फर्क पड़ता है तो उसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, हमारा रेटिना डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है। ओके। नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज होनी स्टार्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी हो रही है। ओके। न्यूरोपैथी होता है हमारी नर्व्स डैमेज होनी स्टार्ट हो रही है,
अब क्या होता है नर्व, जैसे अब आपको अगर कोई चोट लगेगी तो आप एकदम से पैर हटा लोगे, आपका पैर किसी पे कील पे लगा, आप किसी कोई गर्म चीज टच करोगे एकदम से हटा लोगे ना, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यार बॉस कुछ चीज ठीक नहीं है, यहाँ से पैर हटाओ अपना। अब जिसको न्यूरोपैथी हो जाती है तो उसका क्या है, नर्व डैमेज हो गई, उसके नर्व की सिग्नलिंग खराब हो गई अब एक तरीके से, कि उसको पैर पे अगर चोट भी लगी ना तो उसको पता ही नहीं चला थोड़े दिन तो कि यार कुछ चोट फेट लगी थी मेरे को। अब जैसे शू बाइट है, कॉमन चीज है, आप आज जूते पहन के घूम रहे हो, आपको शू बाइट हो गई, आपको पता चलेगा रात को यार दर्द हो रहा है, इस पे कोई लगा लेता हूँ, उस आदमी को पता नहीं चला, वो सेम एक छोटा एग्जांपल है, ऐसे बहुत चीज होती है, वो सेम जूते पहन के डेली चले जा रहा है, उसके पैर डैमेज हुए जा रहा है, इंजरी हो गई है, बट उसको समझ ही नहीं आया थोड़े दिन तक, क्योंकि ब्रेन तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा। धीरे धीरे वो छोटी सी, जैसे मैंने क्या कहा, एक छोटा सा कट भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाता है डायबिटीज के पेशेंट में, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो तो। अब वो छोटा सा कट करते करते वो इतना बड़ा कट बन गया और इतनी बड़ा इन्फेक्शन फैल गया वहां पे कि वहां से जो है ना जहर फैलना स्टार्ट हो गया। एक तरीके से बोलते हैं कि वो इन्फेक्शन को बोलते हैं देसी टर्म में कि जहर फैलना चालू हुआ। वो इन्फेक्शन फैलना चालू हुआ पूरे पैर के अंदर, करते करते वो इस लेवल पे पहुंच गया कि अब वो एरिया पूरा डेड हो चुका है। आपने देखा होगा जिनका एम्पुटेशन होता है या गैंग्रीन होता है, उनका पैर जो है ना उस तरफ से काला हो जाएगा सारा, वो सारा टिश्यू डेड हो गया वहां पे। तो इसलिए वो पैर काटना पड़ता है कि जिससे वो इन्फेक्शन और स्प्रेड नहीं हो। एक थोड़े टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2-3 साल हो गए इस न्यूज को, एक स्मॉल स्क्रीन एक्टर है, उनका इंटरव्यू आया था कि उनका पूरा पैर जो है ना ग्रोइन एरिया से, पूरा पैर जो है थाई एरिया से पूरा पैर उनका एम्प्यूटेट हुआ था। और उनका स्टेटमेंट ये आया था कि जब मैं 30 का था तब मुझे शुगर डिटेक्ट हुई थी, बट मैं इतना बेवकूफ था, मुझे लगा यार क्या दिक्कत है, घर में माँ बाप को भी है, सबको है शुगर की बीमारी है, क्या दिक्कत है, ना मैंने दारू छोड़ी ना मैंने अपना खाना पीना छोड़ा, ठीक है ना, उसकी वजह से मेरा शुगर जो है इतना शूट अप कर गया कि आज 40 की उम्र में पैर काटना पड़ेगा। अच्छा। और ये बहुत, मेरे पास भी बहुत पेशेंट है जिनके जो है ना ये प्रॉब्लम हो रखी है। तो इसके अंदर, और ये एक ऐसा डैमेज है जो हो गया वो हो गया, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते आप। जो एक बार न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी जो जैसी प्रॉब्लम हो गई, वहां से ना रिकवरी बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक परमानेंट डैमेज तक पहुंच गए। बस उसके बाद जो इंटरवेंशन होता है कि हमारी शुगर एटलीस्ट और डैमेज ना करे, चीजों को और खराब ना करे, जहां पे आगे कम से कम वहां तो रोक लेना उसको, क्योंकि नहीं रोकोगे तो वो तो और फैलता चला जाएगा। ओके। हाँ। अभी हम बातें कर रहे थे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में, और बहुत से लोगों को ये तक नहीं पता होता कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और कौन सी ज़्यादा खतरनाक है कौन सी कम खतरनाक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या अंतर है। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है बचपन से चालू हो जाती है। अब हमारे बॉडी के अंदर ना एक ऑर्गन होता है पैंक्रियास, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी का वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को हमारा कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो ग्लूकोज को मैनेज करता है। इंसुलिन निकल रहा है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेज रहा है और ब्लड में से ग्लूकोज को क्लियर कर रहा है। टाइप 1 डायबिटीज होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी खुद की बॉडी, जैसे जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उस इन्फेक्शन को फाइट करती है। ऑटो इम्यून के अंदर क्या होता है, बॉडी आप ही के सेल्स को ये समझने लगती है एक फॉरेन बॉडी है, ठीक है, और उनको अटैक करके खत्म करना चालू कर देती है। तो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। बीटा सेल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है और वो बीटा सेल्स को खत्म करना चालू कर देते हैं शरीर में। तो फाइनली क्या हुआ, इंसुलिन ही नहीं बन रही। जब इंसुलिन ही नहीं बन रही है तो शुगर तो हाई होगा ही होगा। और ये जनरली स्टार्टिंग के 2-3 साल 4 साल की उम्र में ऑनसेट हो जाता है इसका, ये बचपन में ही हो जाता है ऑनसेट। ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल की उम्र तक, मतलब बचपन में ही हो जाता है, प्यूबर्टी हिट होने से पहले जनरली ये ऑनसेट हो जाता है। ये बीमारी ऐसी, जब टाइप 1 होता है तो टाइप 1 के अंदर एक तो आपको पूरी लाइफ इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि बॉडी बनाएगी नहीं, कभी भी नहीं बनाती, और इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में कोई इलाज। अच्छा। हाँ, कोई इलाज नहीं है इसका। ये तो मैं सवाल ही पूछने वाला था। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, बहुत रिसर्च चल रहा है बट अभी तक कोई इलाज नहीं निकला कि आप बॉडी में नेचुरली कैसे इंसुलिन प्रोड्यूस कर सको टाइप 1 के अंदर, ठीक है। क्योंकि ऑटो इम्यून के अंदर अभी तक ये भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं आई कि ऑटो इम्यून क्यों होता है, बॉडी अपने आप ही क्यों डैमेज करना चालू कर देती है। तो जब तक रूट कॉज प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, उसका सोल्यूशन तो तब बाद में निकलेगा ना। तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं, आपको टाइप 1 डायबिटीज में हमेशा बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, बट आप उसके अंदर ये मेक श्योर कर सकते हो कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी कर लिया तो क्या होगा कि आपकी शुगर और बढ़नी चालू हो जाएगी। आपने अगर फैट भी गेन कर लिया, आपने सब कुछ खराब कर रखा है, अपना खाना पीना खराब कर रखा है, एक्टिविटी नहीं करते,
तो वो टाइप 1 भी आपकी जो है और खराब हो जाएगी कि आपको इंसुलिन की डोजेज बढ़ाती रहनी पड़ेगी बाहर से, और आपका फैट गेन और होना चालू हो जाएगा, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए लाइफ। हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, बाहर से तो इंसुलिन लेंगे, बट हेल्दी लाइफस्टाइल रखो तो कंट्रोल में रहेगी। टाइप 2 डायबिटीज होती है जो हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो हमारे खराब लाइफस्टाइल की, बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, बट मैंने इतने सालों में अपना लाइफस्टाइल खराब कर लिया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, तो मैं बताया फैट की लेयर जो बन गई हमारी, वो फैट के वजह से मैक्सिमम केसेस में टाइप 2 डायबिटीज होते हैं। छोटे मोटे और भी रीजंस होते हैं, बट मेजर केस है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कि लाइफस्टाइल खराब किया और उसकी वजह से मैंने टाइप 2 डायबिटीज कर लिया, जिसको बोलते हैं इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बन गई कि शुगर मैनेज नहीं हो पा रही, और बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करे जा रही है उसको मैनेज करने के लिए, बट फिर भी इनफ ही नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर रहा। वो उसका ऑनसेट पहले होता था, देखो पिछले 8 साल में मैंने भी ये ट्रेंड देखा है। पहले होता था कि 45, 50, 55 की उम्र में हो रहा है, 60 की उम्र में हो रहा है, अब 40 होता था। अभी मेरे पास 18 साल के लड़के, 22 साल के, 24 साल के, अभी कल एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, 29 साल का लड़का है जिसकी शुगर 10.5 है, जिसकी सुबह फास्टिंग में 350 से ऊपर फास्टिंग शुगर आती है, और मैं आपको बता रहा हूँ 100 पे नॉर्मल रहती है, उसकी 350 आती है, 29 साल का है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्योंकि क्या होता है ना कि बचपन से लाइफस्टाइल खराब है, ठीक है, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया या हॉस्टल में रह रहे थे, ठीक है ना, बचपन से वेट बढ़ता चला जा रहा है, एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है ना, अर्ली ऑनसेट हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज का। तो वो क्या है कि कम उम्र में भी अब टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन हो चुकी है, ठीक है। इसके केस में अब ओरल मेडिकेशन चल रहा है या इंसुलिन चल रहा है, वो डिपेंड करता है, और वो जो है आगे जाके बट इम्प्रूव किया जा सकता है। प्री डायबिटीज तक की एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ से आप पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल। यही बात मैं पूछना चाहता था, टाइप 2 को रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, टाइप 2 को आप प्री डायबिटीज की स्टेज तक जो मैंने बताया, वहां से आप अपना पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज, वो प्री डायबिटीज की स्टेज रिवर्स कर सकते हो वहां तक। उसके बाद जब आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हो, डायबिटिक पेशेंट बन गए हो, अब आपका HbA1c 6.4 से ऊपर आ रहा है, वहां पे आप मैनेज कर सकते हो, बट आपको हमेशा अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देके चलना पड़ेगा। मेरे पास बहुत से ऐसे केस हैं जो 10, 12, 14 HbA1c में है, जो 5.5 पे आ गए हैं, मतलब अब नॉर्मल शुगर पे मेंटेन करते हैं, बट अगर वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखेंगे तो 5.5 पे रहेंगे। जहां उनका लाइफस्टाइल खराब होगा वो नंबर फिर दोबारा ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो परमानेंट इलाज नहीं है इसका कोई, आप रिमिशन में जा सकते हो, आप रिमिशन में रहोगे, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगा तो मैनेज कर सकते हो आप आराम से अपने लाइफस्टाइल से, दवाइयां भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। जो वो करता है इंसान, चलना फिरना जो होता है, क्या वॉकिंग से शुगर कंट्रोल होती है? हाँ, बहुत कंट्रोल में होती है। कितना चलना चाहिए पर डे? देखो पर डे टाइप 2 डायबिटीज वाला इंसान है, हाँ, कितना चलना पर डे? देखो मैं कहता हूँ कि आप 8 से 10 स्टेप्स का तो टारगेट लेके चलो, ठीक है, क्योंकि इसको आप ना किलोमीटर में बताओ, ये स्टेप ना बहुत लोग समझ में नहीं आता। 7 से 7.5 किलोमीटर, 6.5 से 7.5 किलोमीटर के बीच का मोटा-मोटी। हाँ, अब सबसे बड़ा लोगों को क्या रहता है, यार हमारे पास तो 1.5 घंटा है नहीं, हम कहाँ से चले 6.5, या हमारे पास तो जगह नहीं है 6.5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलने की। मैं ये कहता हूँ आप पूरे दिन में अपना जो है ना चलना डिवाइड करो। अब जैसे एक बहुत जरूरी चीज जो कर सकते हो कि आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट चलना स्टार्ट करो, वो तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि खाने के बाद जब आप 10-15 मिनट चालू करोगे तो वो थोड़ा सा आपकी शुगर को पचाने में हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके खाने को, आपकी शुगर का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, ठीक है, इजिली। तो 10 से 15 मिनट खाने के बाद वॉक करो। आप अगर 10 मिनट भी चल रहे हो तो 30 मिनट तो आपने यही वॉक कर ली, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करके 5-5, 10-10 मिनट बीच में चलाओ। अब जैसे आपका और मेरा ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये 1 घंटे का डिस्कशन, अगर कोई ये देख रहा है, आप ये देखते चलते चलते भी तो देख सकते हो ना कमरे के अंदर। आप गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाओ या 10 की स्पीड पे चलाओ, पेट्रोल तो लगेगा। तो जो ही थोड़ी ना कि आप पार्क में जाके 1.5 घंटा लगाना है, तो कमरे में भी चल सकता हूँ ना अपने, क्या दिक्कत है उसके अंदर? सही बात है। लोग उसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना लेते हैं कि यार कहाँ से चले 6.5 किलोमीटर। अरे 6.5 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, अगर आप पूरे दिन में 10-10 मिनट डिवाइड करके करो तो छोटी छोटी हैबिट्स में ही चीजें बदल जाती है। आप कभी 2nd फ्लोर पे रहते हो, कभी लिफ्ट नहीं लेके आप स्टेयर्स ले लो, ठीक है ना, पार्किंग से आप अपना गाड़ी बाइक पार्क करके जब आप लिफ्ट तक जा रहे हो तो थोड़ा दूर पार्क कर लो, आप अपना लिफ्ट तक जाओगे तो वहां थोड़ा चलना हो जाएगा, आना भी जाना है ना। अब क्या हो गया, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, हर सब कुछ, खाना भी, सारी सब्जियां, सब कुछ ऑर्डर आ रहा है, बाहर निकलना नहीं चाहते, तो स्टेप्स पूरे करने इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं, वरना इजी है पूरा करना। 6.5-7 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर पूरे दिन में डिवाइड करके करो। खाने के बाद तो 10 से 15 मिनट का जरूरी होना चाहिए। हाँ।
इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है अक्सर लोग करते हैं, फैशन भी हो गया आज के ज़माने में, कितना खतरनाक है शुगर वालों के लिए? अभी जैसे इससे पहले भी हमने बात करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी वही चक्कर है कि अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आपने दवाई के आसपास पे खाना नहीं खाया और आपको किसी ने, शर्मा जी ने, विद्वान ने ज्ञान दे दिया कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लियो, बहुत फायदा करती है, ठीक है, और मैंने 6 बजे के बाद खाना नहीं खाया, बट मेरी दवाई तो 8 बजे होती थी, फिर मैंने दवाई खा ली, मेरी शुगर ड्रॉप मारेगी। तो हमेशा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई नुकसान नहीं है, बट कोई फायदा भी नहीं है ऐसा कि बहुत कुछ क्रेजी कोई फायदा कर रही है। जो बोला जाता है वो सारी चीजें आधे से ज्यादा हवाबाजी है, नहीं वो फायदा कर रही। हाँ, आपका खाना कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, आपकी कैलोरीज कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, ठीक है, आपका वजन कंट्रोल करने में हेल्प होगा, क्योंकि आपका खाना काट दिया आपने बहुत सारा, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है ना, या 7 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है तो वो चटर पटर उल्टा सीधा खाना बंद हो जाता है सारा, ठीक है। बट शुगर पेशेंट में ये बैकफायर भी कर जाता है बहुत बार, क्योंकि अब दवाइयों का टाइम मैंने रेगुलेट नहीं किया, मैनेज नहीं किया, ठीक है, मैंने 6 बजे डिनर तो कर लिया, बट 6 से मैं सो रहा हूँ रात को 11 बजे, 5 घंटे का गैप था, बीच में दवाई भी थी, मैंने थोड़ी बहुत वॉकिंग भी कर ली, मेरी शुगर भी तो ड्रॉप हो सकती है। तो हमेशा उसको मैनेज करो अपने दवाइयों के टाइम पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, मेकिंग श्योर कि हाइपो नहीं होना चाहिए, शुगर ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। ओके। हाँ, अगर उसके हिसाब से मैनेज कर पा रहे हो ठीक है, और अगर आपके लिए कंफर्टेबल है करना, IF कोई, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई वो नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कोई, मैनेज कर पा रहे हो अपना रूटीन उसके साथ, बहुत अच्छा है, करो, नहीं कर पा रहे डिफिकल्ट मत बनाओ अपने लिए, लाइफ इजी रखोगे तो ज़्यादा बेटर, खुश रहोगे। आजकल सर क्या हो रहा है ना, जैसे ही एक मार्केट खुला है डायबिटीज़ का, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी अब आते हैं, ये लीजिए आप, इसके आपसे कंट्रोल रहेगी आपकी डायबिटीज़ वगैरह है, बहुत सारे आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में बहुत सारे आगे। क्या इस तरह के सप्लीमेंट जो डायबिटीज़ के लिए अक्सर मार्केट में आते हैं वो हेल्प करते हैं? देखो सर, मैक्सिमम सप्लीमेंट्स का तो जो है ना कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे कि कोई प्रोडक्ट आपको ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, तो आधे से ज़्यादा अगेन वही हवाबाजी है। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, ये डायबिटीज से रिलेटेड नहीं, बट आपने सुना होगा पानी में नींबू और शहद डाल के वजन कम हो जाता है, खाली पेट पिया करो, है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इससे वजन कम हो जाता तो हर दूसरा इंसान, मैं कह रहा हूँ चलो हर पहला नहीं, हर दूसरा इंसान तो नींबू और शहद अफोर्ड कर सकता है ना, कर लेता, वजन क्यों नहीं कम कर रहा, क्यों नहीं उससे वजन कम हो रहा? क्योंकि वो नहीं करता वजन कम करने में हेल्प, बट चीजें पुरानी चलती आ रही हैं, इसलिए बस उसको खींच रहे हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि उसका कोई एक्चुअली में बेनिफिट हो रहा हो वजन कम करने में। इसी तरीके से मैक्सिमम सप्लीमेंट्स की कहानी है, 19-21 का फर्क होता है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है आपके जो है ना शुगर के अंदर, कि आपकी शुगर 130 आती थी 110 आने लग गई जैसे मान लो, ठीक है, या आपका HbA1c 7.5 आ रहा था तो 7 आ जाएगा आपका, उससे आपने वो इसको यूज किया। बट फिर भी अगर आप उसके साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने शुगर मैनेज कर ली है। आपका वो 19-21 का ही फर्क रहेगा, वो भी 2-4-5 सप्लीमेंट है मार्केट के अंदर जिनसे अगर थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है तो पड़ रहा है, ठीक है, बट उससे ज्यादा कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं है कि इसको खा के और आप ये सोचो मैं बाकी सब चीज़ें अपनी वैसी चलाता रहूँ, बट ये एक चीज़ डाल लूँ तो मेरा नंबर्स में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। अक्सर मैंने कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे देखिए मैंने, कुछ थेरेपीज देते हैं कि वो एक थाली वगैरह में नीचे जो है करेले और आई थिंक नीम के पत्तों को डाल के इस पे पैरों से उसको मथते हैं ना, हाँ। और फिर बोलते हैं कि क्या आपकी जुबान पर कड़वापन आया आपकी, बोला हाँ आया है, तो वो क्या उस तरह की चीजें, वो अक्सर डायबिटीज वालों के लिए थेरेपी बताई गई है, क्या है वो होता है उससे काम? उससे देखो क्या होता है, अब वो खट्टापन क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी में स्किन में एब्जॉर्ब तो होगा ना, आप तलवे से जब उसको रगड़ रहे हो तो वो स्किन में एब्जॉर्ब होगा, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से वो कड़वापन अगर आया तो आया, बट उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं, पक्का नहीं है। मैं क्या कहा, थोड़ा बहुत 19-21 फर्क पड़ा तो पड़ा, ठीक है, इस केस में तो 19-21 में सिर्फ 20-21 फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने सोशल मीडिया पे डाला था एक पोस्ट करके, उस पर भी बहुत लोग भड़के थे क्योंकि मैं डाला था दादी नानी के नुस्खे, क्योंकि ये सब दादी नानी के नुस्खे तो पीछे से चलते आ रहे हैं कि यार ये कर लो, नीम का पानी पी लो, ठीक है ना, सौंफ का पानी पी लो, इससे शुगर कंट्रोल में आएगी, बट इनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस कोई नहीं है, कोई डेटा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ये कह दे कि इससे शुगर में कंट्रोल आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का फर्क आया तो आया, ठीक है, बट इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। तो सर ये बात बताइए, अक्सर हम अगर एलोपैथिक की बातें करते हैं, एलोपैथिक में जो शुगर की डायबिटीज की दवाइयाँ होती है, हाँ, मुझे भी फिर कोई ऐसा एक पेशेंट कोई नहीं मिला है
जो अगर एलोपैथिक खा रहा है मान लीजिए शुगर के लिए, उसकी एलोपैथिक की दवाई खत्म हो गई, जो बंद हो नहीं गई। होती, मैं भी कह रहा हूँ नहीं होती। देखो, एलोपैथी की दवाई आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है कि आपकी शुगर जो है ना आपके ऑर्गन डैमेज नहीं करे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे किडनी के बारे में, आइज के बारे में। अब आप इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हो, या आप अपना जो है मेटफॉर्मिन एक कॉमन दवाई है वो ले रहे हो, ठीक है। अब वो दवाई क्या कर रही है कि आपकी शुगर को इतना कंट्रोल करने में हेल्प करे कि आपके किडनी डैमेज ना करे। बट आपको शुगर हुई क्यों थी? आपको शुगर हुई आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से, जो आपकी दिनचर्या है, जो आप इतने सालों से करते आ रहे हो। अब आप ये सोचो कि यार मैं इंसुलिन लगा ली, बट मैं खाऊंगा वही सब कुछ जो मैं खाता आ रहा हूँ, तो कैसे होगा? वो तो आपको सिर्फ एक इमीडिएट डेंजर से बचा रही है, बट वो सोल्यूशन नहीं है। कि मैं खुद कह रहा हूँ एलोपैथिक दवाई आप चालू करो, बट कम किसी की नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार शुगर अब तो कंट्रोल में आ गई है, अब तो खाओ मीठा, क्या दिक्कत है, अब तो दवाइयाँ खाते रहूंगा और बाद साथ में अपना रूटीन भी रखूंगा तो कंट्रोल में रहेगी। धीरे 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 करते शुगर भी बढ़ी, साथ साथ दवाई 2 की 4 और 4 की 6 और 6 की 8 हो गई। ऐसे होती है। आप जैसे जैसे अपना धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज करोगे, ठीक है, साथ में दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज करोगे नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल में आनी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे शुगर कंट्रोल में आनी होगी तब आपकी दवाइयाँ कम होगी। आपकी दवाइयाँ सिर्फ दवाइयाँ खा खा के कम नहीं हो रही। तो जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेदा होम्योपैथी के अंदर भी जो इलाज है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उनसे जो 19-21 का फर्क आ रहा है उसके साथ भी आपको लाइफस्टाइल तो चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है शायद मेरी नॉलेज लिमिटेड हो और आयुर्वेदा और होम्योपैथी में और कोई अच्छा इलाज हो इस बीमारी का, मगर फिर भी लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आपके लाइफस्टाइल को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती ना। आप 4 घंटे सोते हो दिन में, ठीक है, और आप ये सोचो अब 4 घंटे सोना, इंसोम्निया, जिसकी स्लीप डिस्टर्ब है, उसको भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, उसकी भी जो है ना उसको भी डायबिटीज हो सकता है, चाहे वो कितना हेल्दी खाता हो, कितना वर्कआउट करता हो। बट 3-4 घंटे सो रहा है तो भी शरीर जो है उसका टेंशन में, स्ट्रेस में एक 24 घंटे। अब वो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस शुगर है। आप कितनी दवाइयाँ खा लो, होम्योपैथी खा लो, आयुर्वेदा खा लो, बट अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं हो रही तो रूट कॉज प्रॉब्लम तो स्लीप है ना यहाँ पे, वो एक लाइफस्टाइल इशू है। तो दवाइयाँ तो उतनी की उतनी रहेंगी या बढ़ जाएंगी। आपको अपना रूट कॉज प्रॉब्लम ठीक करना है सबसे पहले। ऐसे बहुत सारे हमारे नेचर में भी कुछ चीज़ें होती है जिनके बारे में शायद हमको पता नहीं होता, बट बहुत सारे आजकल ऐसी चीज़ें भी आ रही है, जैसे आंवला, लोग बोलते हैं कि आंवला खाना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अच्छा होता है आंवला खाना हेल्थ के लिए? हाँ सही है, अच्छा न्यूट्रिशियस रहता है। हाँ, आंवला हुआ, ठीक है। उसके अलावा हमारे जितने भी ये रेड बेरी हुई, ब्लैक बेरीज हुई है ना, अवाकाडो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है पॉपुलर, ठीक है। ऐसी एक बेरी है जैसे बोलते हैं सी बकथोर्न बेरी, ठीक है। हाँ, सी बकथोर्न के बारे में जितना मैं पढ़ रहा था तो सी बकथोर्न में क्या है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। आप डायबिटीज़ पर कंसल्ट करते हैं, क्या सी बकथोर्न से इंसुलिन रेगुलेशन पे इम्प्रूवमेंट आता है या डायबिटीज़ पे कुछ इम्प्रूवमेंट आता है? देखो सी बकथोर्न जो है ना अभी लेटेस्ट मार्केट के अंदर मैंने भी उसके बारे में पढ़ा था कि आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और कुछ एक उसके अंदर स्टडीज हुई हैं। बट सी बकथोर्न की जो स्टडीज है ना वो बहुत छोटे ग्रुप्स के ऊपर हुई है। उसमें स्टडीज में देखा गया है कि आपका इंसुलिन लोड इम्प्रूव होता है। इंसुलिन लोड का मतलब हो गया कि जब आप कुछ भी मीठा खा रहे हो, कुछ भी मतलब मीठा क्या, कार्ब्स खा रहे हो, जैसे रोटी खाई आप, राइट, तो आपकी बॉडी एकदम से इंसुलिन रिलीज करती है उसको, ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। इंसुलिन लोड कम करने का मतलब हो गया कि वो थोड़ा सा उसका जो कार्ब्स का है उसका इस तरीके से उसको चेंज करती है कि हमारी बॉडी को कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करने में। तो हमारा कहते हैं कि इंसुलिन लोड कम हो गया, उसका ग्लाइसीमिक हमारा इंडेक्स बदल दिया उसने, जो है ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने। तो यहाँ पे सी बकथोर्न है वो प्रोडक्ट, तो सी बकथोर्न ने उसका इंसुलिन लोड बदल दिया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदल दिया, जिससे उसका इंसुलिन लोड कम हो गया। उस पर तो बेनिफिट कुछ देखे गए हैं, ठीक है, बट उसका लॉन्ग टर्म में अभी डायबिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अभी तक नहीं देखा गया उस स्टडी के अंदर, कि उसका लॉन्ग टर्म डायबिटीज कंट्रोल करने में कितना वो हेल्प करेगा। थोड़ा बहुत देखा गया है कि पोस्ट प्रेंडियल शुगर जो मैं बता रहा था कि खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है, बट अभी केस स्टडीज बहुत छोटी हैं। एक लार्जर ग्रुप के ऊपर उसको स्टडी करना, उसके बाद ये देखना कि वो हम लोग जो है ना मार्केट में अगर, क्योंकि अब क्या होता है 40 लोगों की स्टडी को आप 40,000 और 4 लाख और 4 करोड़ लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसको स्टडी को भी बड़ा होना बाकी है, बट इनिशियल जो स्टडीज आई है थोड़ी सी प्रॉमिसिंग है, बट अभी कुछ नहीं कह सकते कि उसके, जैसे मैंने कहा ना 19-21 का फर्क पड़ता है, बट हो सकता है कि सी बकथोर्न आगे जाके स्टडीज अगर करता है, कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके आता है, उस पर स्टडी करता है कोई, तो किस तरीके से उसके रिजल्ट्स निकलते हैं। बट अदरवाइज सी बकथोर्न के अंदर से विटामिन सी बहुत हाई है, स्किन की क्वालिटी के ऊपर बहुत हेल्प करता है वो, ठीक है ना। इसके अंदर एक ओमेगा 7 है जो जनरली आपके किसी और वेज
प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता, जैसे ओमेगा 3 मिल जाता है, 6 मिल जाता है जनरली, या तो नॉन वेज के अंदर मिलता है, फिश ऑयल वगैरह के अंदर मिलता है। तो इसमें ओमेगा 7 है, एंटीऑक्सीडेंट है, वेज प्रोडक्ट्स के अंदर, वेज फूड्स के अंदर जनरली नहीं अवेलेबल होता, ठीक है। तो वो एक चीज प्रॉमिसिंग है, बट फिर भी इसके क्या बेनिफिट होंगे अभी उनके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क बाकी है, तो इसी वक्त ऑन फेमस अभी बहुत है, बट अभी जी। ये बताइए ओमेगाज जो होते हैं ओमेगाज हमारे शरीर में क्या करते हैं? सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रोल क्या होता है कि हार्ट हेल्दी फंक्शन इनको बोलते हैं बेसिकली, कि हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करते हैं, हार्ट की रिदम को मेंटेन करते हैं, जो ब्लड वेसल्स का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उनकी वॉल्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। आपकी जो है ना आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में, मतलब आपके दिमाग को अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं। जैसे ओमेगा 6 हेल्प करता है आपकी बॉडी के इम्यून फंक्शन के अंदर, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है। अब जैसे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रही है बॉडी में, बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, या आप स्ट्रेस्ड आउट हो, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गया, तो उसके अगेंस्ट में ये काम करते हैं कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ठीक है। ओमेगा 6 आपका डायबिटीज के अंदर भी काम करता है, ठीक है ना। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, जो हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है उसके अपोजिट काम करता है, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। ओमेगा 6, हाँ ओमेगा 6। तो ये जो है ना ओमेगास का ये रोल रहता है बॉडी के अंदर। ओके। अक्सर बोलते हैं कोविड के वक्त से भी सुनते विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी अच्छा होता है, ये होता है। हर खट्टी चीज में सुना है कि विटामिन सी होता है। हाँ। विटामिन सी का सबसे बड़ा बेसिक रोल क्या है हमारे शरीर में? आपके एक तो सबसे ज्यादा स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओके। हाँ, इसीलिए उस वक्त जो है विटामिन सी इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा था कि आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगी तो इन्फेक्शन से फाइट ज्यादा करेगी बॉडी आपकी। हाँ। जिस इंसान को डायबिटीज होती है क्या उसको फैटी लिवर भी हो सकता है? बहुत कॉमन है। कैसे? क्योंकि फैटी लिवर का भी रूट कॉज प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा, हाँ। कैसे? इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपका हो रहा है, ठीक है ना, तो वो अगेन आपका जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो आपका जो आपका ग्लूकोज होता है ना वो मैक्सिमम आपका लिवर में जाके यूटिलाइज होता है, मसल सेल्स में यूटिलाइज होता है और फैट सेल्स में यूटिलाइज होता है, ठीक है। ये तीन सबसे मेजर स्टोरेज एरियाज होते हैं ग्लूकोज के। तो जब इंसुलिन सेंसिटिविटी हो रही है तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी इन तीनों एरियाज पे इम्पैक्ट करती है, ठीक है। और जो एक्सेस ग्लूकोज है, जो हमारा जो एक्सेस ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर बचा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर। वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगा। फैट की फॉर्म में जब स्टोर होगा तो जब एक्सेस फैट होता है वो जाके हमारे लिवर के चारों तरफ भी इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं फैटी लिवर, ठीक है। फैटी लिवर भी दो तरीके का होता है, एक होता है अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। तो हम लोग नॉन अल्कोहलिक की बात करेंगे। अल्कोहलिक वाले के अंदर तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा रीजन है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो होता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जो एक खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, कि बंदा अल्कोहल नहीं पीता फिर भी फैटी लिवर का इशू हो रहा है उसको, कि उसके लिवर के चारों तरफ फैट इकट्ठा हो गया है और वो अब उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तीन बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी और फैटी लिवर, ये तीनों ना इंटर रिलेटेड है। जनरली एक होती है तो रिपल इफेक्ट में दूसरी तीसरी ये तीनों बीमारी आपस में हो सकती है, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रायंगल है, तीनों बीमारी आपस में जुड़ी हुई है और जिनका मेन रूट कॉज प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में निकल के आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हमारा सारी चीज़ों में फैल रहा है, कि वो उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये ठीक हो सकता है फैटी लिवर? हाँ, हो सकता है। आप जब तक फाइब्रोसिस नहीं हुआ, फैटी लिवर की स्टेजेस होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, फाइब्रोसिस, सिरोसिस। जब तक फाइब्रोसिस नहीं हुआ तब तक आप रिवर्स कर सकते हो उसको पूरी तरीके से। मेरे पास बहुत से केसेस है ग्रेड 3 से हम लोग नॉर्मल फैटी लिवर पे आए हैं। टाइम लगता है, फैट लूज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा, वेट ट्रेनिंग इंक्लूड होगी, डाइट चेंज होगी, बहुत कुछ होता है उसमें, बट हो सकता है। हाँ, फाइब्रोसिस हो गया तो जैसे हमने बात करी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी की एक परमानेंट डैमेज है, तो वो एक परमानेंट डैमेज पे आप हो, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो है ना और ज्यादा नहीं बढ़े और एक सर्टेन लेवल तक आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। बट आप ये कह दो कि नहीं यार वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बहुत रेयर चांसेस है। सिरोसिस तो हो गया एक परमानेंट डैमेज ऑफ द लिवर, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है। अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपको फैटी लिवर पूरी तरीके से ठीक करना है तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो विदाउट शुगर तो वो है आपके लिवर के लिए रामबाण की तरह काम करती है, राइट है? देखो, रामबाण की तरह नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी के प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। कैफीन के बेसिकली प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होते हैं, हेल्प करता है, ठीक है। ये स्टडीज देखी गई है, कैफीन हेल्प कर रहा है आपको, बट रामबाण नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने बाकी चीज़ों में बोला कि वो आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रही ना, वो आपके डैमेज को रोक सकती है, वो आपके डैमेज को स्लो कर सकती है,
बट अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रहा तो रूट कॉज प्रॉब्लम तो कुछ और ही चल रही थी ना, तो वो आपको हेल्प जरूर करेगी, बट आपको साथ में बाकी अपने चीजें करनी पड़ेंगी अगर आपको उसका एक्चुअली में बेनिफिट चाहिए। अक्सर किसी इंसान को अगर मान लीजिए फैटी लिवर है तो एज ए एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे कि उसे अपने लाइफ स्टाइल में या डाइट में क्या चेंज करने चाहिए जिससे कि फैटी लिवर कंट्रोल हो जाए? एक तो अपना सीडेंटरी रूटीन ब्रेक डाउन करना जरूरी है कि आप अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आप अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज नहीं कर रहे हो ना तो आपका कैलोरी बर्न कैसे होगा? गाड़ी आप चला ही नहीं रहे तो पेट्रोल कैसे जलेगा उसका? ठीक है। दूसरा, वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी चीज है। आप कह रहे हो ना जैसे कॉफी को बोला जाता है रामबाण है, वेट ट्रेनिंग है जो रामबाण है इन सारी प्रॉब्लम्स की। आपकी लाइफस्टाइल, हर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का रामबाण है वेट ट्रेनिंग। हाँ, वो आपको करनी है आपके हिसाब से कि भाई आप हार्ट के पेशेंट हो तो आपको थोड़ा उस हिसाब से करनी है। ठीक है, आपका डॉक्टर आपको कितनी अलाउ कर रहा है, आप कितना हाई इंटेंसिटी कितना लो इंटेंसिटी करनी चाहिए। बट हफ्ते में 3 दिन अगर आप वेट ट्रेनिंग इंक्लूड कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कोई हर कोई सलमान खान नहीं बनता वेट ट्रेनिंग करके, आपको जनरल फिटनेस के लिए करनी है, बट वेट ट्रेनिंग एक्चुअली में रामबाण है आपके फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज इनकी बीमारियों का, वो जरूर इंक्लूड करो। ठीक है। खाने के अंदर कार्ब्स कट डाउन नहीं करने, आपको कीटो डाइट या लो कार्ब डाइट पे नहीं जाना, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स खाओ, बट हर मील के अंदर एक प्रोटीन का सोर्स और एक फाइबर का पोर्शन जरूर रखो। 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी पियो दिन में। अगर डॉक्टर ने किसी वजह से रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, जैसे बहुत से हार्ट के पेशेंट्स में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, किडनी पे अगर लोड आ रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप करता है तो डॉक्टर रेस्ट्रिक्ट करता है। अदरवाइज 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी, 7 से 8 घंटे के बीच में नींद, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ओवरनाइट एक तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बट ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है, अगर ये चीज़ों पे अगर काम करना चालू करोगे तो धीरे धीरे रिजल्ट्स दिखते हैं। जहाँ आपका वजन 5 से 10% कम हो गया, आपके नंबर्स में फर्क दिख जाएगा। आपकी रिपोर्ट्स के अंदर फर्क दिख जाएगा। 5 से 10% का एक मोटा मोटी हम लोग टारगेट लेके चलते हैं कि 5 से 10% वेट के अंदर, कि अगर कोई 100 किलो का बंदा है, अगर वो 90 किलो के आसपास पे पहुंच रहा है तो उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में फर्क आएगा। एक कोई पतला इंसान जो होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओबीज इंसान होते हैं तो कहते हैं इसमें फैटी लिवर होगा, एक मान लेते कॉमन है, कॉमन है। क्या पतले इंसान में फैटी लिवर होता है? हाँ, बहुत कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन है बट ये कॉमन दिखता नहीं हमें, क्योंकि हम उस तरीके से देखते नहीं। हमें लगता है कि यार पतला है, इसको तो क्या बीमारी हो सकती है, मैं तो पतला हूँ, मेरे को कैसे हो सकता है। इसको ना एक टर्म बोलते हैं टोफी, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। अच्छा, ओके। ठीक है, कि बाहर से तो देखने में पतला है बट अंदर से मोटा है। अब अंदर से मोटा कैसे है? फैट ना बहुत तरीके का होता है बॉडी के अंदर, तो एक दो कॉमन टर्म यूज की जाती है। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, एक होता है विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फैट तो होता है जो स्किन के नीचे है, डायरेक्टली स्किन की लेयर के नीचे। ठीक है। विसरल फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है, जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में विसरल एरिया, जो स्पेस होती है ना, जैसे 2 ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, अब वो वहां जाके इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे फैटी लिवर है, फैटी लिवर क्या है? विसरल फैट ही है। लिवर के चारों तरफ फैट इकट्ठा नहीं होना चाहिए टेक्निकली, बट वहां जाके जब वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना, वो भी विसरल फैट नहीं है, उसको तो एक्टोपिक फैट बोलते हैं। विसरल फैट हो गया कि हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जाके इकट्ठा हुआ और उसने ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब ये कोई कहता है कि यार चलो मैं क्या करूं कि मेरा विसरल फैट ना बढ़े और सिर्फ सबक्यूटेनियस फैट बढ़े, क्योंकि टेक्निकली सबक्यूटेनियस इज अ हेल्दी फैट बॉडी के अंदर। आप नहीं कंट्रोल कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज नहीं है जो विसरल फैट कंट्रोल कर सके। तो जो पतला आदमी है उसका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि उसका अगर बॉडी में फैट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो बॉडी उसकी विसरल फैट ही स्टोर करेगी ज्यादा। अच्छा। और टेक्निकली जब विसरल फैट बढ़ेगा तो उसके नंबर्स खराब होंगे, उसको डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर जैसी बीमारियां कम वजन पे भी होंगी। और उसको भी सोल्यूशन यही है कि उसको वजन नहीं कम करना है वो वजन कम करके कहाँ जाएगा? वो ऑलरेडी 55 किलो का है। मेरे पास है 55 किलो के ग्रेड 2 फैटी लिवर के पेशेंट्स, वो ऑलरेडी उसका वजन इतना कम है, उसका तो वजन कम नहीं कर सकते। मगर उसका लाइफस्टाइल ऐसे चेंज करना है कि भाई तेरा फैट कम हो, तेरा मसल मास इंप्रूव करे, तेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, क्योंकि वो भी लाइफस्टाइल खराब है उसका भी। वो है 55 किलो का, उसका दिखता नहीं है, बट अगर आप उसका लाइफस्टाइल देखोगे तो लाइफस्टाइल उसका भी पुअर है, उल्टी सीधी चीजें खा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, रात को लेट सो रहा है, ठीक है ना, तो खराब तो उसका भी लाइफस्टाइल है। बट उसके केस में अब ऑब्वियसली अब वेट लॉस तो कर ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है वहाँ पे सही बात है। अक्सर जो आप अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या संकेत होते हैं जिससे हमें ये पता लग जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है?
देखो सबसे कॉमन तो होता है कि खाना खाने के बाद एक बार एकदम से जो है ना बॉडी क्रैश करती है, नींद आती है, ठीक है। अच्छा। हाँ, जिसको जैसे आपने लंच किया, लंच के 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद ही आपको एकदम से लगने लगे कि यार सो जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। वो स्लगिशनेस, वो लेजीनेस एक बहुत कॉमन साइन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। दूसरा, आपने देखा होगा लोगों के डार्क पैचेस होने स्टार्ट हो जाते हैं नेक के ऊपर, बहुत कॉमन है, ठीक है। नेक एरिया में, ग्रोइन एरिया में ना डार्क कलर के पैचेस होते हैं। कई बार लगता है कि यार ये तो टैनिंग हो रही है, गंदगी इकट्ठी हो रही है, बट वो नहीं, वो बेसिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, डार्क पैचेस होते हैं। स्किन टैग्स होने लगते हैं छोटे छोटे, ऐसा लगता है जैसे मस्से से हो रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो है ना, उनको स्किन टैग्स बोलते हैं। वो एक पहचान होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। आपका पेट बाहर निकला हुआ है, मतलब ये है कि हाथ पैर ऐसा लग रहा है कि पतले हैं, मतलब ऐसा कोई आदमी मोटा नहीं है, बट स्पेसिफिक आप देख पाओगे एक अलग से पेट बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। और वो फैट लूज करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी वो फैट लूज नहीं हो रहा है, ठीक है। पूरा दिन वैसे दिन में थकान लगती है, थोड़ा सा डल निकलता है दिन, एकदम से प्यास बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, ठीक है ना। कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस और थोड़ा सा डायबिटीज की तरफ मूव करना स्टार्ट करे कि प्यास एकदम से ज्यादा लगनी स्टार्ट हो गई, टॉयलेट विजिट बढ़ गई है हमारी, भूख ज्यादा लगती है, ठीक है। ये कुछ कॉमन साइंस होते हैं। ओके, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई ऐसा टेस्ट होता है जो हाँ, HOMA-IR करके एक टेस्ट होता है, HOMA HOMA-IR, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतना कर रही है, उससे ज़्यादा कर रही है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बंदे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ तो डेवलप होने में सालों लग जाते हैं, बट अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही इनिशियल स्टेज पे कैच कर सकें तो हम उसका एटलीस्ट उसी हिसाब से प्लान बना के, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं कि भाई वो प्री डायबिटीज में बंदे को पता तो चले ना कि वो ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे आके खड़ा हो गया है। तो HOMA-IR करके एक टेस्ट होता है जिससे हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को इनिशियल स्टेजेस पे देख सकते हैं। अच्छा, और बताइए मेरे को टेस्ट कुछ ऐसे जो लाइफस्टाइल डिजीज जिन लोगों को है, जो इस तरह की डायबिटीज है या फिर फैटी लिवर है, या सबको जो प्री डायबिटीज भी है या जिसको लगता नहीं कि कुछ भी है, बट उसको कुछ ऐसे टेस्ट है जो कराने चाहिए अपनी हेल्थ को मेजर करने के लिए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में डायबिटीज, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी बीमारियों से थोड़ा वो उसको मतलब संकेत मिल जाए कि भाई हो सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। देखो मैं कहता हूँ कि एक तो जिसको बीमारी नहीं ना उसको साल में एक बार तो टेस्ट मैंडेटरी कराना चाहिए, एनुअल ब्लड टेस्ट, और जिसको है उसको 3 या 6 महीने में रिपीट देखने के लिए कि बीमारी किस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। एक होता है हमारा HbA1c जो मैंने बताया शुगर का जो टेस्ट होता है, उसके अंदर साथ में फास्टिंग शुगर कि कितनी चल रही है, ठीक है। फिर आता है हमारा KFT किडनी फंक्शन टेस्ट कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसे चल रही है, LFT आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। फिर आपका आता है थायराइड के टेस्ट, आपका जो थायराइड हार्मोन होता है, आपने सुना होगा हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, वो होता है आपका, ठीक है। फिर आपका यूरिन एनालिसिस कि आपका यूरिन जो पास हो रहा है उसमें कोई ग्लूकोज तो रिलीज नहीं हो रहा, कहीं आपका प्रोटीन की लीकेज तो नहीं हो रही है, उसके लिए होता है, ठीक है। फिर LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कि आपका फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, लिवर के टेस्ट कैसे हैं आपके। LFT में पता लग जाता है फैटी लिवर? हाँ, आपके जो है SGOT SGPT करके 2 मार्कर्स होते हैं उसके अंदर, अगर वो रेज होते हैं तो जनरली बहुत हाई चांस है कि फैटी लिवर होगा, बट उसके लिए फिर भी डॉक्टर बाद में अल्ट्रासाउंड या फाइब्रो स्कैन कराते हैं। जनरली फाइब्रो स्कैन किया जाता है फैटी लिवर को टेस्ट करने के लिए। फाइब्रो स्कैन कैसे होता है? फाइब्रो स्कैन नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, मशीन लगा के चेक करते हैं, इसी तरीके से फाइब्रो स्कैन भी होता है, मशीन लगा के वो बाहर से चेक कर लेते हैं कि लिवर की थिकनेस कितनी आ रही है, लिवर की इलास्टिसिटी कैसी है, कहीं फैट तो स्टोर नहीं है लिवर के अंदर, तो वो ज़्यादा रिलायबल टेस्ट होता है। अल्ट्रासाउंड के साथ फाइब्रो स्कैन ज़्यादा रिलायबल होता है, जिससे पता चलता है फैटी लिवर कौन से ग्रेड का चल रहा है, ठीक है। ओके। उसके बाद आपका CRP करके एक टेस्ट होता है जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितनी है वो पता चलती है, ठीक है। मेल हार्मोन टेस्ट जो टेस्टोस्टेरोन होता है कि मेल हार्मोन जो है ड्रॉप तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर विटामिन D, आयरन, आपका विटामिन B12 का, कैल्शियम का की डेफिशिएंसीज तो नहीं आ रही, जो कॉमन डेफिशिएंसी होती है, जैसे D की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत कॉमन है, ठीक है। तो इनके टेस्ट जरूरी होते हैं। इसके बाद हार्ट के कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं जो अगर किसी को करवाने हैं, जैसे LPA करके एक टेस्ट होता है, लिपोप्रोटीन A का, ApoB करके एक टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद HSCRP करके एक होता है, CRP एक जनरल इन्फ्लेमेशन बताता है बॉडी में, HSCRP होता है आपके आर्टीरियल इन्फ्लेमेशन, हार्ट के आपके इन्फ्लेमेशन के बारे में बता रहे हैं, जो हार्ट के आर्टरीज है उसकी इन्फ्लेमेशन कैसी चल रही है। होमोसिस्टीन करके एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। वो सारे एडवांस टेस्ट होते हैं हार्ट की हेल्थ के लिए। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो मतलब एक जो है ना एक रूटीन में
हर साल जरूरी है। ठीक है, अगर लगता है कि हाँ रिपोर्ट में कुछ खराबी आ रही है, इसमें होमा आईआर मिस हो गया जो मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का बताया था, होमा आईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि ये टेस्ट कराओ। अगर लगता है सब कुछ अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया है, साल में एक बार रिपीट जरूर कराओ, क्योंकि जिससे बीमारी इनिशियल लेवल पे हो तो पता तो चल जाए कि कम से कम आप अपना उस हिसाब से प्लान कर सकते हो क्या करना है आपको चेंजेस। और अगर आपको ऑलरेडी नंबर्स ऊपर नीचे आ रहे हैं तो हर 3 से 6 महीने में मैंडेटरी कराओ और अपने फिजिशियन से मिलो समझने के लिए कि दवाइयाँ चालू होनी है, क्योंकि अब बहुत बार फिजिशियन भी कह देता है कि नहीं यार आपके नंबर बॉर्डर लाइन पे, आप लाइफस्टाइल चेंजेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है चालू करने की, बट एटलीस्ट मिलो तो सही डॉक्टर से, आपको भी तो पता चले ना प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। राइट। हाँ, अक्सर जो सप्लीमेंट्स वगैरह हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो हेल्दी डाइट लेने के बाद भी क्या सप्लीमेंट्स लेना जरूरी होता है? देखो मैंडेटरी नहीं होता सप्लीमेंट्स जो है ना, बहुत से केसेस में लोग ऐसा शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे अब एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स है जिसको जैसे वे प्रोटीन है मार्केट में, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, और आप अपना अंडा चिकन खा रहे हो, फिश खा रहे हो, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट लेट्स अज्यूम 120 ग्राम प्रोटीन की थी दिन की, आपका इजीली पूरा हो सकता है दिन में, और आप अगर आप पूरा कर रहे हो तो आपको वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आप वेजिटेरियन हो, लगता है यार वेजिटेरियन आदमी मैं तो प्रोटीन पूरा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते, मेरे पास बहुत से वेजिटेरियन जो प्रोटीन पूरा कर रहे हैं, दूध दही पनीर दाल सोया टोफू ऑप्शंस है, क्यों नहीं है ऑप्शंस प्रोटीन पूरा करने। वे प्रोटीन एक तरीके से ऐसा नहीं है कि खराब है, बट कह देते हैं ना कि यार वे प्रोटीन नहीं खा रहे तो अब आपकी बॉडी नहीं बन सकती, आपको तो लेना ही लेना पड़ेगा, वो नहीं होता। आप अगर बिना सप्लीमेंट के होल फूड से भी पूरा कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जिसको विटामिन डी की कमी है उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपको फूड से नहीं मिल सकती, जो चीज खाने से नहीं मिल सकती वो आपको लेनी पड़ेगी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की जब कमी होती है तो आपकी हड्डियां कमजोर होनी चालू हो जाती है। ठीक है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप करती है, मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप करता है, ठीक है ना, तो विटामिन डी आपका बहुत सारी चीजें बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी इसलिए जरूरी होता है, और विटामिन डी आपको सिर्फ सनलाइट से मिलता है। अब हम लोग उस टाइम पे जा नहीं रहे जिस टाइम पे सनलाइट में मिले, जा भी रहे हैं तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर खाने से हमें मिलता नहीं है, विटामिन डी खाने में नहीं है, तो हमें उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और 10 में से 9 लोग विटामिन डी की कमी होती ही होती है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से आपके नर्व्स में सेंसेशन वगैरह जो है ना वो वीक हो जाती है। जैसे कई बार होता है कि पैरों में झंझनाहट सी लग रही है, ठीक है ना, ऐसा लगता है पैरों में कमजोरी सी लग रही है, आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जो मैंने होमोसिस्टीन करके एक टेस्ट बताया, वो तब हाई होता है अगर आपकी विटामिन B12 की कमी हो, तो भी हाई आता है वो, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे भी इम्पैक्ट करता है। तो आपकी आर्टीरियल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपके नर्व्स के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा है, ब्रेन की वो जो आपकी जो नर्व की सिग्नलिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, तो उसका भी सप्लीमेंट होता है। बट विटामिन B12 आपको खाने में भी मिल जाएगा। अब जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर किसी को हो जाता है तो उसको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसको बार बार सप्लीमेंट लेना, फिर वो एक बार आयरन जब स्टेबल हो गया तो वो खाने से मेंटेन कर सकता है, क्योंकि आयरन मिल जाता है खाने में, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट जो जरूरी है वो डालो, अदरवाइज फर्जीवाड़े के बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट के अंदर हैं, ठीक है, जो बेचे जा रहे हैं, बट जिनसे बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा, बट अननेसेसरली प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट फायदा नहीं हो रहा मैक्सिमम का। अक्सर क्या होता है ना कि हर चीज़ की मेडिसिन, जैसे हर चीज़ का सप्लीमेंट शुरू हो गया, हर चीज़ की मेडिसिन भी धीरे धीरे आ रही है, और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो कह रहे हैं कि अब आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है 30-40 साल बाद जो खाना है बंद हो जाएगा, सुपर फूड आएगा, एक कैप्सूल लो आपका सब कुछ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, खुश रहिए, आपको खाने में समय वेस्ट नहीं करना है। ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। GLP-1 जैसी ओलंपिक जैसी जो दवाइयाँ आ रही है वेट लॉस के लिए आ रही है, कैसे काम करती है, क्या है इन दवाइयों में ऐसा जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अचानक से डाल देती है? देखो GLP-1 जो है ना, जो इसका मेन पर्पस है, हमारी बॉडी में जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब आप खाना खाते हो तो आपका जब स्टमक डिस्टेंड करता है, मतलब जब आपका पेट जब फूलता है खाना खाने का, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं GLP-1, नेचुरली प्रोड्यूस करता है, और वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया, खाना खाना बंद करो। तो ये होता है ना, हम 2 रोटी के बाद बोलते थे बस और नहीं खाएंगे, 3 के बाद, वो ये थोड़ी ना हम अपने आप बोल, वो हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि पेट भर गया और नहीं खाना है, वो काम करता है बॉडी के अंदर GLP-1, ठीक है। अब हम बाहर से एक गोली खा ली जो GLP-1 रिलीज कर रही है, तो उसने क्या किया, उसने उसी सेम हार्मोन को मिमिक किया और उसने ब्रेन को सिग्नल भेज दिया आधा खाना खाते ही कि भाई पेट भर गया, खाना मत खाना। तो आपने 2 की जगह खाई 1 रोटी, बट आपके ब्रेन को सिग्नल 1 रोटी पे मिल गया कि भाई इसका पेट भर गया, अब खाना नहीं खाना।
आपको भूख नहीं लग रही उसके बाद आप ओवर ईटिंग करने की कोशिश करोगे भी ना तो ऐसा लगेगा यार उल्टी हो जाएगी, जी खराब हो जाएगा, क्योंकि माइंड के हिसाब से तो आपका पेट भरा हुआ है ना, तो वैसे ही सिग्नल रिसीव करेगा। तो वही GLP-1 ने क्या किया, आपके माइंड को सिग्नल दे दिया कि भाई पेट भर गया है, तो एक तो आपका एपेटाइट रिड्यूस कर दिया। दूसरा आपका जो है ना गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बोलते हैं, जब आपने खाना खाया तो खाना कितना ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होकर आपके इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के अंदर गया और आपका पूरे शरीर में घूमना स्टार्ट हुआ सारा न्यूट्रिशन, उस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है, तो खाने की एब्जॉर्प्शन थोड़ी स्लो हो जाती है, तो पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ लगता है, क्योंकि पेट में अभी भी खाना पच ही रहा है ना, तो जब तक वो पच रहा है तब तक ब्रेन को सिग्नल मिले जा रहा है कि भाई खाना तो अभी है हमारे पास और खाने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या क्या ओवरऑल फूड का इंटेक रिड्यूस कर दिया पूरे दिन का। इंटेक रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, आपका वजन कम होगा, अल्टीमेटली आपका वजन कम हुआ। बट अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है GLP-1 के अंदर, कि GLP-1 उन लोगों के लिए तो बहुत कारगर है जिन्होंने लाइफस्टाइल चेंजेस करने की कोशिश की बट नहीं हुए। बहुत होता है ना कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत है जिसकी वजह से नहीं कर पाते, कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों के केस में कि भाई हमने कोशिश करी नहीं हो पा रहा, या तो उन केस में, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा मॉर्बिडली हाई है, मॉर्बिडली हाई मतलब जिनको कि अगर आज इन्होंने वजन कम नहीं किया तो कल हो सकता है इनकी कुछ हो जाएंगे, ये ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है हानि हो जाएगी, उनका अनकंट्रोल डायबिटीज चल रहा है, हार्ट इश्यूज है, ठीक है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनके केस के अंदर, कि भाई इनके लिए तो मैंडेटरी है कि दवाई देके इनका वजन कम कराओ कि इनकी जान बची रहे, बाद में देखेंगे और क्या करना है लाइफस्टाइल चेंजेस। बट अब लोगों ने इस तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया कि जिस तरीके से जो है ना, थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आ रहा था मंजारो ब्राइड्स। मंजारो ब्राइड्स क्या है, मंजारो भी ओजेम्पिक को मंजारो ये सेम क्लास ऑफ ड्रग्स है, इसी एक सेम तरीके काम करते हैं, कि ब्राइडल पैकेज में, कि वो नहीं होता शादी से पहले 5 किलो वजन कम करना है, तो ब्राइडल पैकेजेस में मंजारो के इंजेक्शन जो है ना दिए जा रहे हैं साथ में, कि भाई आप 5 किलो वजन कम कर लो, आप अपनी शादी पे बहुत बढ़िया लगोगे, कि हमने डॉक्टर बिठा लिया अपने क्लिनिक पे, डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करेगा। इसको टर्म दिया गया था, आर्टिकल आया था मंजारो ब्राइड्स, कि जो है ना 5-5 किलो वजन कैसे फटाफट कम करें, 30-30 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम करें, 6-6 महीने के अंदर 10-10 किलो वजन कम करें, कि मतलब फटाफट वजन कैसे कम कर सकते हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़े, इंजेक्शन लगाया और कम हो गया। तो लोगों ने इसको जो है ना एक तरीके से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, ये एक शॉर्टकट मिल गया मार्केट के अंदर, जबकि वो मेडिकल रीजन है या नहीं है वो तो सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना, लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तो वो बहुत बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा मसल लॉस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका वजन जब गिर रहा है, खाना तो आपका कम हो गया, शरीर में वैसे ही नहीं जान बची, तो आप क्या है, अब ट्रेनिंग तो कर ही नहीं पा रहे हो, जब ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी एक्चुअली में वीक होती जा रही है विद टाइम, तो उसमें मैंडेटरी हो जाता है कि आप एक तो अपना वेट ट्रेनिंग करो ही करो, करना ही करना है, और दूसरा आपका प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ साथ में, कि जिससे आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा जाएगा, वेट ट्रेनिंग करोगे तो मसल लॉस कम से कम होगा, तो एटलीस्ट हेल्दी वेट लूज करोगे। बट जो 10 में से 9 लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन होता तो लाइफस्टाइल चेंजेस पहले कर लिए होते ना, वही तो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, तो वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और अभी इसकी लॉन्ग टर्म केस स्टडीज अभी तो और आएंगी, बट बहुत से केसेस में ये भी देखा जा रहा है कि छोड़ते ही, क्योंकि आपका एपेटाइट क्यों लॉस हुआ था, क्योंकि आप इंजेक्शन ले रहे थे, वो तो मिमिक हो रहा था ना बाहर से, जब आपने बंद किया तो वो बंद हो गया, अब आपकी बॉडी दोबारा से पहले जैसे खाने लगी, पुरानी हैबिट्स पे दोबारा वजन बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि आपने खाने पे तो जबान पे कंट्रोल ही नहीं आया था ना कभी, मेंटली तो कभी कंट्रोल नहीं आया था ना, कॉन्शियसली तो कभी भी आपने बंद नहीं की थी चीजें, जब वो बंद नहीं करी थी तो वो दोबारा भूख खुली, दोबारा वजन बढ़ना चालू हो गया। तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ना लाइफस्टाइल चेंजेस ही काम करते हैं। हाँ, कुछ केस बेसिस हैं जिनके अंदर GLP-1 जरूरी हो सकता है, बट अंडर अ डॉक्टर्स सुपरविजन ओनली। ये नहीं कि किसी केमिस्ट पे मिल रहा था उसने लिख के दे दिया, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, केमिस्ट लिख के दे देते हैं कि आपने गए, आपने बोला यार वेट लॉस ड्रग दो, उसने लिख के दे दी, भाई ऐसे ऐसे लगा लियो, और आपने घर जाके लगा लिया। अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन करो अगर करना है तो, वो भी यूज केस बेसिस पे। GLP-1 सिर्फ वेट लॉस में काम करते हैं या डायबिटीज में कुछ रोल है? वो अल्टीमेटली रोल उसका डायबिटीज कंट्रोल करने में, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में, क्योंकि वजन कम हो रहा है आपका, तो वो तो फिर उसका इम्पैक्ट सारी चीजों पे आएगा ना, डायबिटीज पे भी आएगा, हार्ट हेल्थ पे भी आएगा, ठीक है ना, जो मोटापे की वजह से दिक्कतें हो रही है शरीर के अंदर, हैवी वेट की वजह से, उन सारी चीजों को वो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। उसका मेन टारगेट है वेट लॉस करना। जब वो वेट लॉस कर रहा है तो उसके रिपल इफेक्ट में जो चीजें प्रॉब्लम बढ़ रही थी आपके शरीर में, उन सारी चीजों को इम्प्रूव करेगा। ओके, जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं रिगार्डिंग लाइफस्टाइल डिजीज या रिगार्डिंग डायबिटीज़
जो कि लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो, कुछ ऐसी चीज़ जो वो करे डेली। अगर वो डायबिटीज़ नहीं, वो चाहते हैं कि उनको कभी डायबिटीज़ ना हो, कभी वेट गेन ना हो, ठीक है, या कभी हार्ट जैसी बीमारी ना हो, तो कम से कम घर रहते रहते वो 4-5 चीज़ें क्या करे जो उनको हमेशा हेल्प करेगी। एक तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि उस तरीके की रील्स को देखना बंद करो जो डर फैलाती हैं। ओके, ठीक है, ओके। क्योंकि डायबिटीज ठीक है, बीमारी ऐसी है जो खराब करती है शरीर को, बट ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, डर के अगर रहोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो उल्टी सीधी रील और उल्टी सीधे डाइट में चेंजेस करना बंद करो, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपकी डाइट इतनी अजीब सी हो जाती है कि आपको ये लगता है खाने को कुछ बचा नहीं है, ज्वार बाजरा की रोटी खा खा के तो थक गए हैं, वो ब्राउन राइस बनाने में आधा घंटा लग जाता है, इसे खाएंगे तो कब। ठीक है, तो सिंपल रखो अपने फूड को। ओके। हर मील के अंदर एक प्रोटीन का सोर्स और एक फाइबर का सोर्स जरूर रखो। प्रोटीन के अंदर दूध, दही, पनीर, अंडा, चिकन, फिश, ठीक है ना, सोया, टोफू, जो कंफर्टेबल है, बट एक प्रोटीन का पोर्शन जरूर रखो। और एक फाइबर सैलेड, चाहे वो सैलेड हो चाहे वो कुक्ड वेजीज हो, घिया, तोरी, टिंडे, भिंडी, जैसे जो भी कंफर्टेबल है आपको वो जरूर रखो। क्योंकि जब आप एक फाइबर और एक प्रोटीन ऐड करते हो ना, तो आपकी मील जो एक बैलेंस मील बनती है, वो आपके शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, आपके वजन को कंट्रोल करने में, कि आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो। फाइबर से पेट भरेगा, प्रोटीन से ज्यादा पेट भरेगा, तो ओवर ईटिंग नहीं होगी कि आप 2 की जगह 4 रोटी नहीं खा रहे हो। ठीक है, हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की वॉकिंग। आप अपने घर में ही वॉक करो, अपनी डाइनिंग टेबल के चारों तरफ, अपनी चेयर के चारों तरफ, अपने बेड के चारों तरफ चलो, मगर वो 10 से 15 मिनट की वॉकिंग मैंडेटरी करो, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। 2.5 से 3 मिनिमम पानी का इंटेक रखो, कि जिससे बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। ठीक है ना, डाइजेशन ठीक रहेगा, आपकी स्किन की क्वालिटी ठीक रहेगी। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेगा, आपका जो है ना ओवरऑल हेयर हेल्थ वगैरह सारी सब चीजें इंप्रूव करेंगे उससे। स्लीप साइकिल मिनिमम 7 घंटे की स्लीप। अब ये नहीं है कि रात को 2 बजे सोने जा रहे हो और सुबह 9 बजे उठ रहे हो, कह रहे हो 7 घंटे की स्लीप है। बॉडी क्लॉक हमारी एक तरीके से एक्सटर्नल क्लॉक के हिसाब से काम करती है। ठीक है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको हम लोग। आप अपना एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करो कि भाई 10:30-11 बजे मैं सोने जाऊंगा और मैं सुबह 6 से 7 बजे के बीच में जब भी उठना है मैं उठूंगा, बट वो एक टाइम और हाइजीन मेंटेन करके चलो। ये नहीं आज 11 बजे, कल 2 बजे, परसों 10 बजे सो रहे, तो बॉडी का क्लॉक कभी भी सेट नहीं होगा। सेम टाइम पे जब बेड पे जाने की आदत डालोगे तो नींद आएगी, बॉडी क्लॉक सेट होगी, टाइम पे उठोगे सुबह। ठीक है, सुबह का इंडाइजेशन वगैरह अगर हो रहा है तो फाइबर इंक्रीज करो। ब्लोटिंग, हैवीनेस जो है ना, ये सारी चीजें, जैसे सेकंड हाफ में कॉफी वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि कैफीन जब लोगे तो वो अगेन स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा आपके। ठीक है, उसके अलावा आप अपना जो है ना वेट मॉनिटर करो, वेट और इंचेस को। ठीक है ना, हर 10 से 15 दिन में, कि आपको पता चलता है। अब कई बार होता है लोग कहते हैं कि अगर 6 महीने से वेट ही नहीं देखा, हमें पता ही नहीं, अब आज देखा एकदम से आज 10 किलो बढ़ा हुआ दिख रहा है, पता नहीं चल रहा था शरीर में, क्योंकि डेली में नहीं पता चलता। आधा 1-1 किलो वजन अगर आपका हफ्ते में बढ़ रहा है, नहीं इतना ज्यादा समझ में आएगा। आप काम में इतने बिजी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है शेड्यूल। ठीक है ना, तो एक तो मॉनिटर करो अपने नंबर्स को। ब्लड टेस्ट के बारे में हमने बोला कि मैंडेटरी रखो ही रखो। एंड लास्ट चीज, 3 दिन हफ्ते में वेट ट्रेनिंग मैंडेटरी कर लोगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। 90% बीमारियां का इलाज है वेट ट्रेनिंग के अंदर, अगर आप कर सकते हो। चाहे वो घर पे करो, चाहे जिम में करो, चाहे पार्क में करो, सोसाइटी के जिम में करो, 5 kg के डंबल से घर में करो, या 50 kg के वजन से जो है ना जिम में जाके करो। वो अपनी बॉडी के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, मगर वो वेट ट्रेनिंग आपको हर हाल में बेनिफिट करेगी। ओके। और ये चीजें सारी सुनने में लगता है क्या इतना सारा सब कैसे करेंगे, इतना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करो, मगर आप इन चीज़ों को जब करना स्टार्ट करोगे, जो चेंजेस करना स्टार्ट करोगे, तो आपको अपना फर्क दिखेगा अपने शरीर के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मज़ा आया, और बाकी सच में बहुत मतलब एक बहुत ही ऐसी एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक कैपिटल तो हम पहले से ही है, हम हर चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं। कम से कम डायबिटीज़ जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं वो आपसे दूर रहे, और वो दूर रहने के लिए आपको कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है, इधर बाहर इधर उधर नहीं जाना है। आपके घर से ही ये शुरू हो सकता है, आपके बेड से ये शुरू हो सकता है। आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी अगर आप, जैसे कि सर ने बताया, आकाश सर ने, वो 3-4 चीज़ें अगर आप फॉलो आप कर लोगे तो नहीं तो आपको डायबिटीज़ होगी। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं होगी तो आपको वेट गेन भी नहीं होगा, आपको फैटी लीवर भी नहीं होगा,
और आपको जो है हार्ट के रिगार्डिंग जो बीमारियां होती है वो भी शायद आपको नहीं होगी, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं जड़ जो है वो डायबिटीज़ से या इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ती ही जुड़ती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आकाश सर के लिए कोई सवाल है, कोई कंसर्न है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, आप तक उसका जवाब पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच।